बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सेक्स या रिलेशनशिप से जुड़ा। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीना और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सेक्स या रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ तो आप मुझे मेल कर सकते हैं sexpert@cookfm.com पर। हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ और, बिना शर्माए मुझे जरूर लिखिएगा। आज हम बात करेंगे कि कैसे सेक्स सिर्फ शारीरिक सुख के लिए नहीं होता, बल्कि ये हमारी जिंदगी को बदलने का एक जरिया भी बन सकता है। साथ ही जानेंगे कि मेडिटेशन यानी ध्यान से हमारा सेक्स लाइफ कैसे बेहतर हो सकता है। देखिए दोस्तों, मेडिटेशन का मतलब है अपने दिमाग को शांत करना। जैसे आप थके होकर घर आते हैं और सोफे पर लेटकर रिलैक्स करते हैं, वैसे ही मेडिटेशन में हम अपने पूरे शरीर और दिमाग को आराम देते हैं। इससे हमारा तनाव कम होता है और हम खुद को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मेडिटेशन और सेक्स का क्या कनेक्शन है, तो मैं आपको बताती हूँ। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है और हम अपने शरीर के हर हिस्से को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं। जब हम सेक्स करते हैं तब भी यही होता है, हम अपने शरीर को महसूस करते हैं। तो जब मेडिटेशन से हमारा दिमाग शांत होगा तो सेक्स का मजा भी दोगुना हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी जो हमेशा कहती थी कि उसे सेक्स में मजा नहीं आता। वो हमेशा टेंशन में रहती थी कि वो ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रही है। फिर एक दिन मैंने उसे मेडिटेशन के बारे में बताया। शुरू में तो वो हंसी, बोली ये क्या बकवास है, लेकिन फिर उसने ट्राई किया। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने लगी और आप मानेंगे नहीं, एक महीने में उसका पूरा एक्सपीरियंस बदल गया। दोस्तों, जब हम सेक्स के बारे में बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ शारीरिक चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है यार। हमारा दिमाग, हमारी फीलिंग्स, सब कुछ इससे जुड़ा होता है। इसलिए जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने दिमाग और शरीर दोनों को बेहतर समझने लगते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक्सरसाइज बताती हूँ। रोज रात को सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठिए। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, बस इतना ही। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने शरीर को ज्यादा अच्छे से फील करने लगेंगे और जब आप अपने पार्टनर के साथ होंगे तो हर टच, हर फीलिंग ज्यादा स्पेशल लगेगी। याद रखिए दोस्तों, सेक्स सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसमें आपका इमोशनल कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिटेशन इस कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। अब आगे बात करते हैं कि सेक्स के दौरान मेडिटेशन का यूज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहली बात, जब आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट हो तो सबसे पहले डीप सांस लीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये काम करता है। डीप ब्रीदिंग से आपका दिमाग शांत होगा और आप प्रेजेंट मोमेंट को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। एक बार मेरे पास एक कपल आया। वो हमेशा कंप्लेन करते थे कि उनका सेक्स लाइफ बोरिंग हो गया है। मैंने उन्हें बस यही बताया, फोरप्ले के दौरान 2-3 मिनट के लिए एक दूसरे की आंखों में देखो और धीरे धीरे सांस लो। बस इतनी सी चीज से उनका पूरा एक्सपीरियंस बदल गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है टच का। जब भी आप अपने पार्टनर को टच करें तो पूरे ध्यान से करें। जैसे आप कोई नया फोन खरीदते हैं तो उसे कितने ध्यान से देखते हैं, छूते हैं, वैसे ही अपने पार्टनर के हर टच को फील करें। ये मेडिटेशन का ही एक फॉर्म है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 10 मिनट का टाइम निकालें, अपने पार्टनर के साथ बैठें और बस एक दूसरे का हाथ पकड़ कर रखें। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस फील करें। सेक्स के दौरान अगर आपका माइंड इधर उधर भटक रहा है तो अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करें, जैसे मेडिटेशन में करते हैं। इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ जाएंगे। कभी कभी स्लो मोशन में मूव करें, हाँ बिल्कुल मूवी की तरह। इससे हर टच, हर फीलिंग ज्यादा इंटेंस हो जाती है। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पार्टनर से बात करें। बताएं कि आपको क्या अच्छा लगता है, शर्माए नहीं। कम्युनिकेशन से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है। मैं आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक और फ्रेंड थी जो हमेशा कहती थी कि उसे ऑर्गेज्म नहीं होता। मैंने उसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के बारे में बताया। शुरू में तो वो कंफ्यूज थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि जब वो प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करती है तो उसका एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट होता है। याद रखिए दोस्तों, सेक्स में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। धीरे धीरे एक्सप्लोर करें। जैसे आप कोई नई जगह घूमने जाते हैं तो एक एक करके सब जगह देखते हैं ना, वैसे ही अपने और पार्टनर की बॉडी को एक्सप्लोर करें। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर कुछ नया ट्राई कर रहे हैं तो पहले पार्टनर से परमिशन जरूर लें। कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनसे आपका सेक्स लाइफ और भी मजेदार बन सकता है और साथ ही कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगी जो कपल्स अक्सर करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है टीवी या फोन का डिस्ट्रैक्शन। यार, जब इंटीमेट हो रहे हो तो फोन को साइड में रख दो। व्हाट्सएप मैसेजेस और इंस्टाग्राम वहीं रहेंगे, पहले अपने पार्टनर को इंपॉर्टेंस दो। एक बार एक कपल ने मुझे बताया कि वो सेक्स के दौरान टीवी देखते थे। मैंने उनसे कहा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, टीवी तो बाद में भी देख सकते हो। जब एक दूसरे के साथ हो तो बस एक दूसरे पर फोकस करो। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग जल्दी जल्दी में सेक्स करते हैं, जैसे कोई रेस हो। अरे भाई, ये कोई ओलंपिक स्पोर्ट नहीं है। टाइम लो, फोरप्ले को इंपॉर्टेंस दो। फोरप्ले के दौरान ही मेडिटेशन का सबसे ज्यादा फायदा होता है। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, सेक्स के दौरान ब्रीथिंग का पैटर्न चेंज करने से एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो जाता है। जब आप स्लो और डीप ब्रेथ्स लेते हैं तो ऑर्गेज्म ज्यादा इंटेंस होता है। ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा। और एक बात, जब आप मेडिटेशन और माइंडफुल सेक्स प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को बेटर समझेंगे वैसे वैसे सेक्स का मजा भी बढ़ता जाएगा। कई लोग पूछते हैं कि क्या मेडिटेशन से सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। बिल्कुल नहीं यार, उल्टा, मेडिटेशन से आप अपनी फीलिंग्स को बेटर समझते हैं, जिससे सेक्स और भी एंजॉयबल हो जाता है। अब लास्ट में मैं कुछ क्विक टिप्स दे देती हूँ। मेडिटेशन शुरू करने से पहले सेक्स में जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे स्टार्ट करो। अपने पार्टनर से ओपनली बात करो, बताओ कि तुम क्या ट्राई कर रहे हो। अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा तो स्ट्रेस मत लो, हर कपल के लिए अलग अलग चीजें वर्क करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय करो। सेक्स और मेडिटेशन दोनों नेचुरल प्रोसेसेस हैं, इन्हें कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से हमारा सेक्स लाइफ बेटर हो सकता है। याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। धीरे धीरे ट्राई करो, कोई जल्दी नहीं है। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे जरूर मेल करें sexpert@cookfm.com पर। मैं आपके हर सवाल का जवाब पर्सनल तौर पर दूंगी। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे सेक्सी। बाय बाय। दोस्तों, अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी। लव यू ऑल। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना और आज फिर मैं आ गई हूँ आप सबसे बात करने। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है लेकिन बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे कि कैसे अपने बॉडी को अच्छी तरह समझें और उसका ख्याल रखें। सबसे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे वो कैसा भी हो, वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, शो को 5 स्टार रिव्यू देना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि हमारा बॉडी कैसे काम करता है। देखो, हर इंसान का बॉडी अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर इंसान की शक्ल अलग होती है। कोई लंबा है तो कोई छोटा, कोई पतला है तो कोई मोटा। क्यों? ये सब नॉर्मल है। कई बार हमारे बॉडी में कुछ ऐसी फीलिंग्स आती हैं जो हमें समझ नहीं आती। कभी मन करता है किसी को टच करने का, कभी दिल धड़कने लगता है किसी को देखकर। ये सब नेचुरल है दोस्तों, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स बनते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो ये हार्मोन्स ज्यादा बनने लगते हैं। इसी से हमारे पेट में कई लड़के लड़कियां सोचते हैं कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि उनका दिल बहुत तेज धड़कता है।
पैर पसीने से भीग जाते हैं। अरे भाई बहनों, ये सब एकदम नॉर्मल है। जब हम किसी को लाइक करते हैं तो ऐसा होता ही है। अब बात करते हैं कि अपने बॉडी का ख्याल कैसे रखें। सबसे पहले तो ये समझो कि जो टीवी फिल्मों में दिखाते हैं वो सब झूठ है। असली जिंदगी में हर किसी का बॉडी अलग दिखता है और ये बिल्कुल ठीक है। जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे बात करना जरूरी है। देखो भाई बहनों, छुपा छुपी में कोई फायदा नहीं। अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो उससे अच्छे से बात करो, लेकिन हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे फोर्स मत करो। हमारे शरीर में जो फीलिंग्स आती हैं वो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी कर लें। हमेशा याद रखो, दूसरे की मर्जी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी फीलिंग्स गलत है। अरे नहीं यार, फीलिंग्स कभी गलत नहीं होती, बस उन्हें कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। जैसे गुस्सा आना नॉर्मल है, लेकिन गुस्से में किसी को मारना गलत है। वैसे ही अट्रैक्शन फील करना नॉर्मल है, लेकिन किसी को परेशान करना गलत है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आमतौर पर लोग दूसरों से शेयर नहीं करते। हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेल्फ प्लेजर की। अरे घबराओ मत, ये कोई गंदी बात नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान के साथ होता है। देखो, जब हम छोटे होते हैं तो हमारा बॉडी बदलने लगता है। लड़कियों में ब्रेस्ट डेवलप होने लगते हैं, पीरियड शुरू हो जाते हैं, लड़कों की आवाज बदलने लगती है, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। इस टाइम पर बॉडी में नई नई फीलिंग्स भी आती है। कभी कभी बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कि कोई करंट सा दौड़ रहा हो। कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स में टच करने का मन करता है। दोस्तों, ये सब नॉर्मल है। इसे मास्टरबेशन या सेल्फ प्लेजर कहते हैं। मैं जानती हूँ कि इस टॉपिक पर बात करना थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझो ये बिल्कुल नेचुरल है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही ये भी एक नेचुरल फीलिंग है। बस इसे प्राइवेट में करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि मास्टरबेशन से कमजोरी आ जाती है या फिर आंखों की रोशनी चली जाती है। अरे नहीं यार, ये सब गलत बातें हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, अगर आप इसे बहुत ज्यादा करते हैं और अपना नॉर्मल काम धंधा छोड़ देते हैं तो वो गलत है। जब आप मास्टरबेशन करते हैं तो बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको अच्छा फील कराते हैं। स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन भर बस यही करते रहो। एक बात और, कई लोग पोर्न देखकर मास्टरबेशन करते हैं। देखो दोस्तों, ना पोर्न रियल नहीं होता, वो सब एक्टिंग होती है। उससे आपके दिमाग में गलत आइडिया आ सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी फीलिंग्स पर फोकस करो। लड़कियों के लिए एक स्पेशल बात, कई लड़कियां सोचती हैं कि उनके लिए मास्टरबेशन गलत है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के लड़की दोनों के लिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बस ध्यान रखो कि ये प्राइवेट में करो और साफ सफाई का ख्याल रखो। और हाँ, अगर मास्टरबेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे दर्द या जलन, तो डॉक्टर से जरूर बात करो। शर्माओ मत, डॉक्टर्स इन सब चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और, मास्टरबेशन आपकी फर्टिलिटी पर कोई असर नहीं डालता, न ही इससे कोई बीमारी होती है। ये बस एक नेचुरल वे है अपनी बॉडी को समझने और फील करने का। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। देखो यार, जब आप किसी को पसंद करते हो तो सबसे पहले उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखो। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई प्रेशर नहीं, प्यार धीरे धीरे बढ़ता है। मैं देखती हूँ कि आजकल के यंग कपल्स को बहुत जल्दी फिजिकल होने की जल्दी रहती है। अरे भाई बहनों, रुको जरा, पहले एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की लाइफ को जानो। इंटीमेसी कोई रेस नहीं है कि जल्दी जल्दी करना है। कई लोग सोचते हैं कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो फिजिकल रिलेशन बनाना जरूरी है। बिल्कुल नहीं यार, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। जब तक आप दोनों रेडी नहीं है, कुछ मत करो। और हाँ, कंडोम का इस्तेमाल तो बिल्कुल जरूरी है। एक बात और, जब आप किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तो उसकी कंसेंट बहुत जरूरी है। अगर वो मना कर दे तो प्लीज रेस्पेक्ट करो। याद रखो, नो का मतलब नो ही होता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की। बहुत से यंग कपल्स को लगता है कि पहली बार में प्रेगनेंसी नहीं होती। ये एकदम गलत है। प्रेगनेंसी कभी भी हो सकती है, इसीलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। कंडोम सबसे सेफ और आसान ऑप्शन है। अगर कभी कोई अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाए तो घबराओ मत, तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करो। आजकल इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स मिलती है, लेकिन उन्हें रेगुलर यूज नहीं करना चाहिए। एक बात और बताओ, कई लोग सोचते हैं कि पीरियड्स के टाइम प्रेगनेंसी नहीं होती। ये भी गलत है। प्रेगनेंसी किसी भी टाइम हो सकती है, इसलिए सेफ सेक्स हमेशा जरूरी है। और दोस्तों, एक सीरियस बात, अगर कोई आपको फिजिकली टच करता है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो चुप मत रहो। किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करो। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है और ये गलत है। अब लास्ट में एक खास बात, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपकी चॉइस है, वो नॉर्मल है। बस दूसरों की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करो और सेफ रहो। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। याद रहे, अगर कोई सवाल है तो मुझे मेल जरूर करें। और हाँ, इन सब चीजों पर घर में भी बात करो। शर्माने की कोई बात नहीं है। और लास्ट में एक छोटी सी बात, जिंदगी बहुत खूबसूरत है यार, इसे एंजॉय करो पर समझदारी से। अपना और दूसरों का ख्याल रखो, क्योंकि हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड से ही हेल्दी लाइफ बनती है। चलो, अब मैं चलती हूँ। अगले एपिसोड में नए टॉपिक के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया फिर से आ गई हूँ आपके साथ। आज का टॉपिक थोड़ा स्पेशल है और मैं जानती हूँ कि आप सब इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम बात करेंगे कि कैसे सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और कैसे टाइम को बढ़ा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपकी लाइफ और रिलेशनशिप दोनों बेहतर होंगे। सबसे पहले एक छोटी सी सूचना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे वो सेक्स के बारे में हो या रिलेशनशिप के बारे में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sexpertcookfm.com पर, या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, आपकी पहचान बिल्कुल प्राइवेट रहेगी। कोई नहीं जानेगा कि ये सवाल आपने पूछा है। मैं आज आपको बिल्कुल सीधी और साफ बात बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बारे में अच्छे से समझें। देखिए, जब कपल्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं तो सबसे कॉमन शिकायत यही होती है कि सेक्स जल्दी खत्म हो जाता है। लड़कियां कहती हैं कि उन्हें मजा नहीं आता और लड़के टेंशन में रहते हैं कि वो अपनी पार्टनर को खुश नहीं कर पा रहे। कई बार तो इसी वजह से रिश्ते में दरार आ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि ये कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई शर्म की बात है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो आप घर पर ही कर सकते हैं। इन तरीकों को डॉक्टर्स ने टेस्ट करके दिखा है और इनसे बहुत फायदा मिलता है। सबसे पहली बात, बॉडी को फिट रखना बहुत जरूरी है। समझिए कि आपकी बॉडी एक कार की तरह है। अगर कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे, सर्विसिंग नहीं कराएंगे, तो वो कैसे अच्छे से चलेगी। वैसे ही अगर आप दिन भर बैठे रहेंगे, फास्ट फूड खाएंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो बॉडी में एनर्जी कहां से आएगी। आप रोज सुबह 15-20 मिनट वॉक पर जाइए, धीरे धीरे जॉगिंग भी कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स खेलिए, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, जो भी आपको पसंद हो। अब बात करते हैं खाने पीने की। पानी पीना बहुत जरूरी है यार। जब बॉडी में पानी की कमी होती है तो सारे ऑर्गन सही से काम नहीं करते। रोज कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। और हाँ, चाय कॉफी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे नींद की क्वालिटी खराब होती है और सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। नींद पूरी नहीं होगी तो बॉडी थकी रहेगी और सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होगी। डाइट में क्या लेना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल चीजें बताती हूँ जो हर घर में मिल जाती हैं। रोज एक अंडा खाइए, मूंगफली खाइए, केला खाइए, दूध पीजिए, हरी सब्जियां खाइए, खासकर पालक और मेथी। ये सब चीजें आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगी, वीर्य बनने में मदद करेंगी। फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहिए, क्योंकि इससे पेट खराब होता है और बॉडी कमजोर होती है।
अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बताती हूँ जो आपको कंट्रोल बढ़ाने में मदद करेगी। इसे केगल एक्सरसाइज कहते हैं। जब आप बाथरूम जाते हैं और पेशाब कर रहे होते हैं तो बीच में रोकने की कोशिश कीजिए। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप कर पाएंगे। ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो आपको सेक्स के दौरान कंट्रोल में मदद करेंगी। रोज 10-15 बार ये एक्सरसाइज करिए। एक और बहुत जरूरी टिप, जब आप और आपके पार्टनर इंटीमेट होते हैं तो बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए। धीरे धीरे शुरू कीजिए, फोरप्ले करिए, मतलब किसिंग टचिंग करिए। इससे आप दोनों एक्साइटेड होंगे और मजा भी ज्यादा आएगा। जब लगे कि आप जल्दी खत्म होने वाले हैं तो रुक जाइए, सांस लीजिए, थोड़ी देर रुकिए, फिर शुरू कीजिए। ये तकनीक स्टार्ट स्टॉप कहलाती है और इससे आपका टाइम बढ़ेगा। याद रखिए, सेक्स कोई रेस नहीं है, इसमें जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं। जितना धीरे धीरे करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा और आपकी पार्टनर भी खुश रहेगी। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगी। टेंशन और स्ट्रेस की बात करते हैं। आपने कभी सोचा है कि टेंशन और स्ट्रेस से भी सेक्स लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है? जी हाँ, जब आप टेंशन में होते हैं तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। इससे न सिर्फ सेक्स में मजा नहीं आता, बल्कि आप जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। कई लोगों को तो इरेक्शन की प्रॉब्लम भी होने लगती है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास एक कपल काउंसलिंग के लिए आया था। लड़का आईटी कंपनी में काम करता था। रात को 12-1 बजे तक लैपटॉप पर काम करता रहता था। डेडलाइंस की टेंशन, बॉस की डांट और ऑफिस का स्ट्रेस, इन सब की वजह से उसकी बॉडी हमेशा टेंस रहती थी। उसकी वाइफ कंप्लेन कर रही थी कि उनकी सेक्स लाइफ बिल्कुल खराब हो गई है। या तो वो सेक्स के लिए मना कर देता था या फिर 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाता था। मैंने उन्हें क्या एडवाइस दी वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले, रात को सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और लैपटॉप बिल्कुल बंद कर दीजिए। ब्लू लाइट से नींद की क्वालिटी खराब होती है और मेलाटोनिन नाम का हार्मोन कम बनता है। इससे बॉडी का नेचुरल साइकिल बिगड़ जाता है। इसके बजाय क्या करें? अपनी पार्टनर के साथ थोड़ी बातें कीजिए, एक दूसरे को टच कीजिए, हल्की मसाज कीजिए। अगर आप चाहें तो शॉवर भी ले सकते हैं। गर्म पानी से स्नान करने से बॉडी रिलैक्स होती है और माइंड शांत होता है। इससे दोनों रिलैक्स होंगे और मूड भी बन जाएगा। अब बात करते हैं सेक्स पोजीशंस की। कई लोग सोचते हैं कि बस एक ही पोजीशन में सेक्स करना चाहिए, वो भी जल्दी जल्दी। लेकिन ऐसा नहीं है यार। अलग अलग पोजीशंस ट्राई करने से न सिर्फ मजा ज्यादा आता है, बल्कि आपका टाइमिंग भी बढ़ता है, क्योंकि हर पोजीशन में अलग अलग मसल्स का इस्तेमाल होता है और स्टिमुलेशन का लेवल भी अलग होता है। देखो, जब आप खड़े होकर या बैठकर सेक्स करते हैं तो ज्यादा एनर्जी लगती है। लेग्स और बैक के मसल्स को ज्यादा स्ट्रेस मिलता है और आप जल्दी थक जाते हैं। इसलिए शुरुआत में लेटकर सेक्स करें। मिशनरी पोजीशन में आप ज्यादा देर तक चल सकते हैं। लेडी ऑन टॉप पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है। इसमें आप अपनी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं और जब लगे कि जल्दी फिनिश होने वाले हैं तो थोड़ा रुक सकते हैं। या फिर स्पूनिंग यानी साइड पोजीशन में भी कर सकते हैं। इससे स्टैमिना बना रहता है और आप लंबे समय तक चल सकते हैं। एक और बहुत जरूरी बात, सेक्स के दौरान सिर्फ पेनिट्रेशन पर ध्यान मत दीजिए। फोरप्ले को बहुत इंपॉर्टेंट समझिए। किसिंग करिए, नेक पर किस करिए, ईयरलोब्स को किस करिए, ब्रेस्ट को टच करिए। इससे लेडी को भी मजा आएगा, वो भी एक्साइट होगी और आप भी जल्दी फिनिश नहीं होंगे। मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। औरतों को ओरल सेक्स बहुत पसंद होता है। इससे उन्हें ज्यादा प्लेजर मिलता है। तो पेनिट्रेशन से पहले थोड़ा ओरल करिए। इससे वो भी खुश रहेंगी और आपको भी टाइम मैनेज करने में मदद मिलेगी। कुछ लोग बार बार मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई दवाई है जो टाइमिंग बढ़ा सके। देखिए, बाजार में बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं। विज्ञापन में बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊंगी। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई मत लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन ये दवाइयां आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। किडनी फेल हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है। इसके बजाय मैं आपको कुछ नेचुरल चीजें बताती हूँ। अश्वगंधा का पाउडर दूध में मिलाकर पीजिए। ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। शिलाजीत खाइए, ये बॉडी को एनर्जी देता है। काली मिर्च और शहद मिलाकर खाइए, इससे स्टैमिना बढ़ता है। ये सब नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हैं और इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब एक सेंसिटिव टॉपिक पर बात करते हैं, मैस्टरबेशन। मैं जानती हूँ कि लोग इस बारे में बात करने में शर्माते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी टॉपिक है। कई लोग सोचते हैं कि मैस्टरबेशन करने से सेक्स पावर कम हो जाती है, वीर्य कमजोर हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप रोज 2-3 बार मैस्टरबेट करेंगे तो बॉडी कमजोर होगी। हफ्ते में एक डोज न स्टार्ट हो, 2 बार ठीक है। और जब मैस्टरबेट करें तो जल्दबाजी मत कीजिए, धीरे धीरे करिए। अपने आप को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको रियल सेक्स में भी कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। माइंड कंट्रोल भी बहुत जरूरी है। जब आप सेक्स कर रहे हो तो बस फिनिश होने के बारे में मत सोचिए। अगर आप सिर्फ यही सोचेंगे कि कब खत्म होगा तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। इसके बजाय अपनी पार्टनर पर ध्यान दीजिए। उसके एक्सप्रेशंस देखिए, उसकी आवाज सुनिए, उसके बॉडी लैंग्वेज को समझिए। देखिए वो कैसे रिएक्ट कर रही है, उसे कहां टच करने पर ज्यादा मजा आ रहा है। एक और टिप देती हूँ, ब्रीदिंग टेक्निक। जब आपको लगे कि आप जल्दी फिनिश होने वाले हैं तो डीप ब्रीदिंग करिए। लंबी लंबी सांस लीजिए। 5 सेकंड तक सांस अंदर खींचिए, 5 सेकंड रोक कर रखिए, फिर 5 सेकंड में धीरे धीरे छोड़िए। ये टेक्निक आपको रिलैक्स करने में मदद करेगी और आप लंबे समय तक चल पाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो कपल्स की सेक्स लाइफ को और बेहतर बना सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। देखिए, सेक्स में शर्माने वाली कोई बात नहीं होती। अपनी पार्टनर से खुलकर बात कीजिए कि आपको क्या पसंद है, उसे क्या पसंद है। मैं आपको एक और रियल लाइफ स्टोरी सुनाती हूँ। एक कपल था जो शादी के 2 साल बाद भी सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहा था। जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए तो पता चला कि दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं करते थे। हस्बैंड को लगता था कि अगर वो जल्दी फिनिश हो जाता है तो वाइफ को बुरा लगेगा और वाइफ सोचती थी कि अगर उसने कुछ नया ट्राई करने को कहा तो हस्बैंड क्या सोचेगा। मैंने उन्हें एक सिंपल एक्सरसाइज दी। हर रात सोने से पहले 10 मिनट बात करें। एक दूसरे को बताएं कि दिन कैसा गया, क्या टेंशन है, क्या अच्छा लगा। धीरे धीरे वो सेक्स के बारे में भी बात करने लगे और आज उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जब आप सेक्स कर रहे हो तो रूम का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। लाइट डिम कर दीजिए, सॉफ्ट म्यूजिक लगा दीजिए, अगर बत्ती जला दीजिए। ये छोटी छोटी चीजें मूड को बेहतर बनाती हैं। अब बात करते हैं मूड बनाने की। यार, सेक्स सिर्फ बेडरूम में ही नहीं होता, पूरे दिन की बात है। सुबह उठकर पार्टनर को हक करिए, किस करिए। ऑफिस जाते वक्त प्यार से बाय बोलिए। दिन में 1-2 मैसेज कर दीजिए, मिस यू, लव यू जैसे। शाम को मिले तो थोड़ा रोमांटिक होकर बात कीजिए। इससे दोनों का मूड बना रहेगा और रात को सेक्स भी अच्छा होगा। अब एक सीरियस टॉपिक पर बात करते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कई मर्द इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। कभी कभी खड़ा नहीं होता या फिर जल्दी ढीला पड़ जाता है। इसकी वजह हो सकती है डायबिटीज, हाई बीपी या फिर टेंशन। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से मिलिए। शर्माइए मत, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से ठीक हो जाती है। एक और टिप, कंडोम का इस्तेमाल करिए। कई लोग सोचते हैं कि कंडोम से मजा कम आता है, लेकिन यार, कंडोम से आप प्रेगनेंसी और एसटीडी दोनों से बच सकते हैं। और हाँ, अच्छी क्वालिटी का कंडोम यूज करिए। सस्ता कंडोम खरीदकर अपनी हेल्थ के साथ रिस्क मत लीजिए। एक बात और, अगर आप नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं तो पहले अपनी पार्टनर से पूछिए, उसकी सहमति जरूरी है। कभी भी जबरदस्ती मत कीजिए। और हाँ, पोर्न देखकर उसकी कॉपी मत कीजिए। रियल लाइफ अलग होती है, पोर्न अलग होता है। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात, उम्र का फैक्टर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सेक्स पावर थोड़ी कम हो जाती है। ये नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं। 40 की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेक्स लाइफ खत्म हो गई। एक बात और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सेक्स के बाद की केयर। बहुत से लोग सेक्स के बाद तुरंत सो जाते हैं या फोन चेक करने लगते हैं। ये गलत है यार, थोड़ा टाइम अपनी पार्टनर को दीजिए। उससे बात कीजिए, हग करिए, कुडल करिए। इससे इमोशनल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है।
याद रखिए, सेक्स सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल एक्टिविटी भी है। जब आप दोनों इमोशनली कनेक्टेड होंगे तो सेक्स का मजा डबल हो जाएगा। और हाँ, सेक्स के बाद दोनों साथ में बाथरूम जाइए, क्लीन कीजिए, इससे इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। एक्सरसाइज के बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी है जो आपकी सेक्स लाइफ के लिए बहुत फायदेमंद है। स्क्वाट्स कीजिए, थाई और हिप्स स्ट्रांग होंगे। पुशअप्स कीजिए, आर्म्स और चेस्ट स्ट्रांग होंगे। प्लैंक कीजिए, कोर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मूड को लेकर एक और टिप, अगर आप या आपकी पार्टनर मूड में नहीं है तो फोर्स मत कीजिए। कभी कभी थकान होती है, स्ट्रेस होता है, ऐसे में जबरदस्ती करने से रिलेशन खराब होता है। रिलैक्स कीजिए, दूसरे दिन ट्राई कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कमजोरी है तो डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। कई बार विटामिन डी या विटामिन B12 की कमी से भी सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। आयरन की कमी से थकान महसूस होती है। ये छोटी छोटी चीजें चेक करवा लेने से बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एक और बात, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज छोड़ दीजिए। स्मोकिंग से ब्लड सर्कुलेशन खराब होता है, जिससे इरेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है। शराब भी कम पीजिए। थोड़ी बहुत शराब से रिलैक्स फील होता है, लेकिन ज्यादा पीने से परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। और अंत में मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ, हर कपल अलग होता है, हर किसी की जरूरतें अलग होती हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपने पार्टनर से बात कीजिए, एक दूसरे को समझिए और अपनी सेक्स लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय कीजिए। दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल कीजिए sexpertcuckoo@fm.com पर। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। और हाँ, आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी सेक्स लाइफ। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीना और आज का टॉपिक है वो किताब जिसने पूरी दुनिया को सेक्स के बारे में सिखाया, कामसूत्र। हम इसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से समझेंगे और आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सेक्स लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको कोई सवाल पूछना है या कुछ शेयर करना है तो मुझे sexpertcuckoo@fm.com पर मेल करें या फिर कमेंट सेक्शन में लिखें। आप बिना झिझक के पूछ सकते हैं कि कैसे पार्टनर को खुश रखें या फिर बेडरूम में क्या नया ट्राई करें। याद रखिए, आपका हर सवाल प्राइवेट रहेगा। तो दोस्तों, कामसूत्र क्या है? ये एक पुरानी किताब है जो बताती है कि कपल्स कैसे एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसमें कई सारी पोजीशंस के बारे में बताया गया है, लेकिन सिर्फ पोजीशंस ही नहीं, इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे एक दूसरे को समझें, कैसे प्यार करें और कैसे रिश्ते को मजबूत बनाएं। आज हम उन पोजीशंस के बारे में बात करेंगे जो आज भी लोग यूज करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हर पोजीशन में क्या सावधानी रखनी है और कैसे शुरुआत करें। सबसे पहली पोजीशन है लॉर्ड्स यानी पद्मासन। देखो, इसमें क्या होता है, लड़का नीचे बैठा है और लड़की उसकी गोद में। दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये पोजीशन कपल्स को एक दूसरे के बहुत करीब लाती है। और हाँ, इसमें दोनों को मजा भी आता है क्योंकि आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। नई कपल्स के लिए ये बेस्ट है क्योंकि इसमें आप एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं, किस कर सकते हैं और पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। फिर आती है डियर पोजीशन। यार, इसे डॉगी स्टाइल भी कहते हैं। इसमें एक पार्टनर 4 पैरों के बल होता है और दूसरा पीछे से आता है। ये पोजीशन बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसमें डीप पेनिट्रेशन होता है। बस ध्यान रखना कि धीरे धीरे शुरू करें, जल्दबाजी में कोई फायदा नहीं। इस पोजीशन में लड़की को जी स्पॉट स्टिमुलेशन भी मिलता है जो प्लेजर को और बढ़ा देता है। और हाँ, इसमें लड़का अपने हाथों से लड़की के ब्रेस्ट या क्लिटोरिस को भी स्टिमुलेट कर सकता है। तीसरी है स्टैंडिंग पोजीशन यानी खड़े होकर सेक्स। इसमें एक पार्टनर खड़ा रहता है और दूसरा उसकी कमर के आसपास पैर लपेट लेता है। अब देखो, ये थोड़ी मुश्किल है, इसके लिए बॉडी स्ट्रेंथ चाहिए। नई कपल्स को मैं सलाह दूंगी कि पहले दीवार का सहारा लें, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। इस पोजीशन में एक्साइटमेंट ज्यादा होती है क्योंकि ये अलग है और थोड़ी एडवेंचरस भी। फिर आती है यॉर्निंग पोजीशन। इसमें एक पार्टनर पीठ के बल लेटा है, पैर ऊपर की तरफ, और दूसरा पार्टनर बीच में। ये पोजीशन आरामदायक है और दोनों एक दूसरे को देख भी सकते हैं। इसमें जी स्पॉट स्टिमुलेशन भी अच्छा होता है जो लड़कियों को ज्यादा मजा देता है। इस पोजीशन में पेनिट्रेशन डीप होता है और आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में है काउ पोजीशन। इसमें एक पार्टनर पेट के बल लेटा है, दूसरा ऊपर। यार, ये स्लो सेक्स के लिए बेस्ट है। इसमें पूरी बॉडी का कांटेक्ट होता है जो फीलिंग को और भी अच्छा बनाता है। नई कपल्स के लिए ये एकदम परफेक्ट है। इस पोजीशन में आप एक दूसरे को किस भी कर सकते हैं और नेक या कान को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, ये सारी पोजीशंस काफी मजेदार है, लेकिन कई लोगों के मन में सवाल होता है कि इन्हें ट्राई कैसे करें। तो चलो, आज मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो आपकी सेक्स लाइफ को और बेहतर बनाएंगी। सबसे पहली और जरूरी बात है फोर प्ले। यार, सीधा सेक्स शुरू करना बिल्कुल गलत होता है। फोर प्ले में आप किसिंग करें, एक दूसरे को टच करें, मसाज करें। ये बॉडी को रिलैक्स करता है और आपको और पार्टनर को मूड में लाता है। फोर प्ले कम से कम 10-15 मिनट का होना चाहिए। दूसरी बात, ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार, ये बहुत जरूरी है। ल्यूब से सेक्स ज्यादा स्मूथ और मजेदार होता है। और हाँ, कंडोम के साथ वाटर बेस्ड ल्यूब ही यूज करें, ऑयल बेस्ड नहीं। तीसरी टिप, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अपने पार्टनर से बात करें कि उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। शर्माए नहीं, खुलकर बात करें। सेक्स के दौरान भी बोलें, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा धीरे और तेज। ऐसी बातें मूड को और बढ़ाती हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेज्म। कई लड़कियां सोचती हैं कि हर बार ऑर्गेज्म होना जरूरी है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। कभी कभी बिना ऑर्गेज्म के भी सेक्स अच्छा होता है। और लड़कों को भी ये समझना चाहिए कि लड़कियों को ऑर्गेज्म के लिए टाइम लगता है। एक टिप और, एक्सपेरिमेंट करने से डरे नहीं। नई पोजीशंस ट्राई करें, नए तरीके अपनाएं, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करें और पार्टनर की कंफर्ट का ध्यान रखें। अगर कोई पोजीशन या एक्टिविटी दोनों को पसंद नहीं आती तो छोड़ दें, कोई जबरदस्ती नहीं है। अब कुछ पॉइंट्स जो लड़कों को ध्यान में रखने चाहिए। सबसे पहले, फोरप्ले में जल्दबाजी मत करो। लड़कियों को गर्म होने में टाइम लगता है। उनके पूरे बॉडी को टच करो, सिर्फ प्राइवेट पार्ट्स पर ही फोकस मत करो। नेक, ईयर्स, इनर थाइज, ये सब एरोजेनस जोन्स हैं। और लड़कियों के लिए टिप, अपनी जरूरतों को लेकर क्लियर रहो। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो बोलो। और हाँ, कंडोम यूज करने की जिद करो, ये तुम्हारी सेफ्टी का मामला है। एक बात जो सबको समझनी चाहिए, पोर्न रियल नहीं होता, वो सब एक्टिंग होती है। रियल सेक्स अलग होता है। पोर्न की कॉपी करने की कोशिश मत करो। और याद रखो, साइज मैटर नहीं करता, तकनीक मैटर करती है। अब कुछ सेफ्टी टिप्स, कंडोम हमेशा यूज करें। प्रेगनेंसी और एसटीडी से बचने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं तो भी कंडोम जरूरी है क्योंकि पिल्स एसटीडी से नहीं बचाती। इसके अलावा सेक्स के बाद पी करना न भूलें, ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाता है। और हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। शर्म के मारे प्रॉब्लम को बढ़ने ना दें। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो लोग अक्सर नहीं बताते। यार, सेक्स में कई बार अजीब या फनी चीजें भी होती हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे सेक्स के दौरान कभी कभी साउंड्स आती हैं, कभी पसीना आता है, कभी क्रैम्प्स हो जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, ये सब नेचुरल है। और एक बात जो मैं सभी कपल्स को बताना चाहती हूँ, फर्स्ट टाइम परफेक्ट नहीं होता। हाँ यार, मूवीज में जो दिखाते हैं वो सब फेक होता है। रियल लाइफ में पहली बार अजीब, अनकंफर्टेबल या यहाँ तक कि फनी भी हो सकता है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन कम रखें और एक्सपीरियंस एंजॉय करें। मैं आपको कुछ टिप्स और देना चाहती हूँ जो बहुत काम आएंगी। मसलन, फोर प्ले में म्यूजिक का इस्तेमाल करें। सॉफ्ट म्यूजिक मूड को और रोमांटिक बना देता है। लाइट्स डिम करें, कैंडल्स जलाएं, रूम को सेक्सी बनाएं। अब एक मजेदार बात, रोल प्ले भी ट्राई कर सकते हैं। अरे यार, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप डॉक्टर पेशेंट प्ले कर सकते हैं, टीचर स्टूडेंट, या जो भी आप दोनों को एक्साइट करें। बस याद रखें,
ये सब प्राइवेट में ही करें। सेक्स के दौरान पोजीशंस को बदलते रहे। एक ही पोजीशन में लंबे टाइम तक रहने से बोरिंग हो सकता है और मसल्स में दर्द भी हो सकता है। हर 5-7 मिनट में पोजीशन चेंज करें। इससे एक्साइटमेंट बनी रहती है और दोनों को अलग अलग तरह का प्लेजर मिलता है। अब कुछ हेल्थ टिप्स भी जान लें। सेक्स से पहले और बाद में शावर लें। इससे बॉडी क्लीन रहती है और इन्फेक्शन का रिस्क कम होता है। और हाँ, नेल्स को शॉर्ट और क्लीन रखें। लंबे नेल्स से स्क्रैच हो सकते हैं जो दर्दनाक होते हैं। एक बात और, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट पार्ट्स को साफ रखें। लड़कों को पीनस को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए और लड़कियों को वजाइना को। लेकिन ध्यान रहे, वजाइना में साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ पानी से धोएं। अब कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। कई बार लड़कों को जल्दी इजैकुलेशन की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए स्टॉप स्टार्ट तकनीक ट्राई करें। जब लगे कि इजैकुलेशन होने वाला है तो रुक जाएं, कुछ सेकंड्स रुकें, फिर स्टार्ट करें। लड़कियों को कभी-कभी वजाइनल ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है। इसके लिए ल्यूब्रिकेंट बेस्ट सॉल्यूशन है। और हाँ, स्ट्रेस भी इसकी एक वजह हो सकती है। तो रिलैक्स रहें और एंजॉय करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसेंट। हर चीज के लिए पार्टनर की हाँ जरूरी है। अगर पार्टनर मना कर दे तो जबरदस्ती या इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं करना है। रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। याद रखें, सेक्स एंजॉयमेंट के लिए होता है, टेंशन लेने के लिए नहीं। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, नई चीजें ट्राई करें और सेफ्टी का ध्यान रखें। और हाँ, अगर कोई सवाल है तो मुझे मेल करना ना भूलें। अगले एपिसोड में हम एक और मजेदार टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं मीना फिर से आपके साथ हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे लड़कों और मर्दों को परेशान करती है, जल्दी जल्दी डिस्चार्ज हो जाना। हाँ, मैं बात कर रही हूँ जल्दी स्खलन की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी प्रॉब्लम है और क्यों होती है। तो चलो आज इसी के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सेक्स या रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं sexpertcookfm.com पर या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी तक इस शो को 100 रिव्यू नहीं मिले हैं। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आता है तो रिव्यू में 5 स्टार जरूर दें। और आप इस शो के बारे में क्या सोचते हैं या ये शो आपको कितना पसंद है, ये लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, जल्दी डिस्चार्ज होने की प्रॉब्लम क्या होती है? ये तब होता है जब सेक्स के टाइम कोई लड़का या आदमी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब 1 मिनट के अंदर या उससे भी पहले। कई बार तो सेक्स शुरू करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। इससे दोनों पार्टनर्स को मजा नहीं आता और दोनों परेशान हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को डॉक्टरी भाषा में प्रीमेचर एजैकुलेशन या पीई कहते हैं। अब ये 2 तरह का होता है। पहला, वो जो लाइफ की शुरुआत से ही होता है, मतलब पहली बार सेक्स करने से ही ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, वो जो बाद में शुरू होता है, मतलब पहले सब ठीक था लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है? तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी से जुड़े कारणों की। कभी-कभी बॉडी में हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ हो जाता है, कभी प्रोस्टेट में इंफेक्शन हो जाता है और कभी ये प्रॉब्लम फैमिली से भी आ सकती है, मतलब अगर पिता को थी तो बेटे को भी हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम दिमाग की वजह से होती है। टेंशन लेना, डर जाना कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रेस में रहना, ये सब इस प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही सेक्स शुरू होता है बंदा टेंशन में आ जाता है कि कहीं जल्दी ना हो जाए और इसी टेंशन की वजह से जल्दी हो जाता है। कई बार लड़के इस बात से भी डरते हैं कि कहीं खड़ा ना हो पाए, मतलब इरेक्शन ना आए, तो इस डर की वजह से वो जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। या फिर गर्लफ्रेंड या बीवी से इस बारे में बात नहीं कर पाते, जो प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। इस प्रॉब्लम की वजह से बंदे को बहुत बुरा लगता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, शर्म आती है और सबसे बड़ी बात, रिश्ते में प्रॉब्लम आने लगती है। पार्टनर भी खुश नहीं रहता और धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। मैं जानती हूँ कि इस टॉपिक पर बात करना आसान नहीं है, लेकिन समझो यार, ये कोई शर्म की बात नहीं है। ये एक हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका इलाज है और जितनी जल्दी आप इस बारे में खुलकर बात करेंगे और हेल्प लेंगे, उतनी जल्दी आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हें है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। दुनिया में हर तीसरा चौथा आदमी इस प्रॉब्लम से जूझता है, इसलिए इसे नॉर्मल समझो और सॉल्यूशन ढूंढो। अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं। मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जो आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, ये सब तरीके डॉक्टर्स ने बताए हैं तो इन्हें फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहला तरीका है स्टॉप एंड स्टार्ट मेथड। ये बहुत आसान है। जब आप मास्टरबेट कर रहे हो तो जैसे ही लगे कि अब डिस्चार्ज होने वाला है, रुक जाओ, 30 सेकंड रुको, फिर शुरू करो। ऐसा 3 या 4 बार करो। इससे आपको कंट्रोल करना सीखने में मदद मिलेगी। दूसरा तरीका है स्क्वीज तकनीक। इसमें जब डिस्चार्ज होने वाला हो तब पीनस के टॉप को हल्के से दबाएं और रुक जाएं, फिर कुछ देर बाद दोबारा शुरू करें। ये भी कंट्रोल बढ़ाने में मदद करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है केगल एक्सरसाइज। ये वो मसल्स हैं जो पेशाब रोकने में काम आती है। इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने से टाइमिंग बढ़ती है। रोज 10 मिनट की एक्सरसाइज करो। जैसे पेशाब रोकते हैं वैसे ही मसल्स को टाइट करो और 5 सेकंड होल्ड करो, फिर छोड़ो। अब कुछ और टिप्स। सेक्स से पहले मास्टरबेट कर लो, इससे दूसरी बार में ज्यादा टाइम लगेगा। कंडोम का इस्तेमाल करो, ये सेंसेशन को थोड़ा कम करता है, जिससे जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता। और हाँ, डीप ब्रीथिंग भी काफी हेल्प करती है। जब भी लगे कि जल्दी हो रहा है, लंबी लंबी सांसें लो। लेकिन सबसे जरूरी है पार्टनर से बात करना। उन्हें बताओ कि आपको ये प्रॉब्लम है और आप इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर पार्टनर समझते हैं और सपोर्ट करते हैं, और जब दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे तो सोल्यूशन भी जल्दी मिलेगा। कुछ ऐसी क्रीम्स भी मार्केट में मिलती हैं जो सेंसेशन को कम करती है। इन्हें डिले क्रीम्स कहते हैं, लेकिन इन्हें यूज करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ लोगों को इनसे एलर्जी हो सकती है। अगर ये सब करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं सुधरती तो डॉक्टर के पास जाने में शर्म मत करो। वो कुछ दवाइयां दे सकते हैं जो इस प्रॉब्लम में हेल्प करती हैं, जैसे एसएसआरआईज टाइप की दवाइयां जो डिप्रेशन में दी जाती हैं, वो इस प्रॉब्लम में भी काम आती है। एक बात और, अपनी लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दो। रेगुलर एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो, स्ट्रेस कम करो, ज्यादा शराब मत पियो क्योंकि ये प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती है। योगा और मेडिटेशन भी ट्राई करो, इससे माइंड रिलैक्स रहता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे सुधार आएगा। कुछ लोगों को 2-3 हफ्ते में फर्क दिखता है, कुछ को 2-3 महीने लग जाते हैं, पर रेगुलर प्रैक्टिस और पेशेंस से ये प्रॉब्लम जरूर ठीक होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो लोग अक्सर गलत समझते हैं, और इन गलत धारणाओं की वजह से कई बार प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। सबसे पहली गलत धारणा है कि जल्दी डिस्चार्ज होने का मतलब है कि आप कमजोर हैं। बिल्कुल बकवास। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज है। इसका आपकी मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे बुखार या सर्दी हो जाती है, वैसे ही ये भी एक प्रॉब्लम है जो ठीक हो सकती है। दूसरी गलत धारणा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ यंग लड़कों को होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये किसी भी उम्र में हो सकती है। 18 साल के लड़के को भी और 50 साल के आदमी को भी, इसलिए उम्र को इसमें बीच में मत लाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज्यादा मास्टरबेशन करने से ये प्रॉब्लम होती है। ये भी गलत है। मास्टरबेशन से कोई नुकसान नहीं होता। उल्टा, जैसा मैंने पहले बताया, मास्टरबेशन से आप इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। एक और बड़ी गलती, लोग ये करते हैं कि वो इंटरनेट पर कोई भी दवाई या क्रीम खरीद लेते हैं। यार, ये बिल्कुल गलत है। कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि गलत दवाई से और भी कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब बात करते हैं फोरप्ले की। बहुत से लोग सोचते हैं कि सेक्स का मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन है। नहीं यार, फोरप्ले बहुत जरूरी है। इससे पार्टनर को भी मजा आता है और आपको भी रिलैक्स होने का टाइम मिलता है। किसिंग, टचिंग, ओरल सेक्स, ये सब सेक्स का हिस्सा है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर पोर्न स्टार्स की तरह लंबे टाइम तक नहीं चल पाते तो वो फेल है।
अरे भाई वो सब एक्टिंग होती है, रियल लाइफ में 3-7 मिनट नॉर्मल टाइम है। इससे कम है तो हम सुधार करेंगे, लेकिन पोर्न को रियल मत समझो। एक बात और, कई लोग अपनी पार्टनर को बताते ही नहीं कि उन्हें ये प्रॉब्लम है, बस चुपचाप परेशान होते रहते हैं, कभी सेक्स से बचते हैं, कभी बहाने बनाते हैं। इससे रिश्ता खराब होता है। अपनी पार्टनर से शेयर करो, उनका सपोर्ट लो। और जो लोग सिंगल हैं वो सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम की वजह से कोई उन्हें डेट नहीं करेगा। बकवास है यार, रिलेशनशिप सिर्फ सेक्स के लिए नहीं होती। और जैसा मैंने बताया, ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। एक लास्ट टिप, जब भी आप सेक्स कर रहे हो अपने दिमाग को रिलैक्स रखो। ज्यादा सोचो मत कि कितना टाइम हुआ, क्या हो रहा है। बस मोमेंट को एंजॉय करो। जितना टेंशन लोगे उतनी जल्दी होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जल्दी डिस्चार्ज की प्रॉब्लम क्या है, इसके क्या कारण है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। याद रखें, ये कोई शर्म की बात नहीं है और इसका इलाज मुमकिन है। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ईमेल करें sexpertcoco@fm.com पर। आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। और हाँ, अगले एपिसोड में हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं मीना। दोस्तों, आज का टॉपिक है औरतों की बॉडी यानी फीमेल एनाटॉमी और उनके प्लेजर पॉइंट्स के बारे में। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसे जानना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, चाहे वो सेक्स के बारे में हो या फिर रिश्तों के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे sexpertcocofm.com पर ईमेल कर सकते हैं। पिछले 2 दिनों में आपके कमेंट्स बहुत कम आए हैं। ऐसा क्यों? कोई नाराजगी है क्या? नहीं ना? तो फिर शो के रिव्यू सेक्शन में जाकर ये जरूर लिखें कि आपको ये शो कैसा लग रहा है और साथ ही 5 स्टार की रेटिंग जरूर दें। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि औरतों की बॉडी कैसे काम करती है। देखो, हर लड़की को अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। इससे आपको अपनी बॉडी से जुड़ी प्रॉब्लम्स को समझने में मदद मिलेगी और आप अपने पार्टनर को भी बता पाएंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि वजाइना क्या होती है। ये एक मसल्स की बनी हुई जगह है जो बाहर से अंदर तक जाती है। इसमें कई नर्व्स होती हैं जो प्लेजर फील करवाती हैं। और हाँ, ये बहुत इलास्टिक होती है, यानी कि ये अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। जैसे रबर बैंड को खींचो तो वो स्ट्रेच हो जाता है और छोड़ो तो वापस नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही। अब बात करते हैं क्लिटोरिस की। देखो दोस्तों, ये छोटी सी जगह बहुत खास है। इसमें 8000 नर्व्स होती हैं। इतनी नर्व्स तो लड़कों के पीनस में भी नहीं होती और इसीलिए ये प्लेजर का सबसे मेन पॉइंट होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे धीरे धीरे टच करना चाहिए। आपने जी स्पॉट के बारे में सुना होगा। ये वजाइना के अंदर ऊपर की तरफ होता है। कुछ लड़कियों को इससे बहुत मजा आता है, कुछ को नहीं भी आता। दोनों नॉर्मल है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो किसी को स्ट्रॉबेरी। अब एक और चीज समझते हैं, लुब्रिकेशन यानी गीलापन। जब कोई एक्साइट होता है तो वजाइना गीली हो जाती है। ये एकदम नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ये कम भी हो सकती है। इसके लिए बाजार में लूब मिलता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। और एक मजेदार बात, लड़कियों का ऑर्गेज्म यानी चरम सुख लड़कों से ज्यादा टाइम तक चलता है, पूरे 20 सेकंड तक। और कुछ लड़कियां तो एक बार में कई बार ऑर्गेज्म फील कर सकती हैं। कूल है ना? एक बात और, साइज का कोई मतलब नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। असली बात है टेक्निक की और एक दूसरे को समझने की। वजाइना अपने आप को हर साइज के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। बस एक बात याद रखो दोस्तों, हर बॉडी अलग होती है। किसी को जल्दी प्लेजर मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को एक तरह से अच्छा लगता है, किसी को दूसरी तरह से। सब नॉर्मल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्लेजर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो, इसमें सबसे जरूरी है कि आप रिलैक्स हो, टेंशन में कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे एक्सप्लोर करो। सबसे पहले तो अपनी बॉडी को अच्छे से जानो, मिरर में देखो, टच करो, समझो कि कहां टच करने से कैसा फील होता है। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और हाँ, ये सब प्राइवेट में करना है, अकेले में। अब बात करते हैं फोरप्ले की। देखो भाई बहनों, सीधा काम शुरू नहीं करना है, पहले बॉडी को तैयार करो, किसिंग, टचिंग सब करो। इससे बॉडी एक्साइट होती है और लुब्रिकेशन बढ़ता है, फिर आगे का काम आसान हो जाता है। और एक टिप, आपको पता है क्लिटोरिस को कैसे स्टिमुलेट करना है? बिल्कुल धीरे से, सर्कुलर मोशन में, जैसे आप मोबाइल की स्क्रीन पर सॉफ्टली टच करते हो वैसे ही। ज्यादा प्रेशर मत डालो, धीरे धीरे करो, देखो कि क्या अच्छा लगता है। फिर जी स्पॉट की बात, ये वजाइना के अंदर ऊपर की तरफ होता है। इसे ढूंढने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। कम अप मोशन में फिंगर मूव करो, जैसे किसी को बुला रहे हो। अगर सही जगह मिल गई तो आपको पता चल जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, कीगल एक्सरसाइज। ये वो मसल्स हैं जो पेशाब रोकने में काम आती है। इन्हें स्ट्रॉन्ग करो। कैसे? जब पेशाब कर रहे हो तो बीच में रोको और फिर छोड़ो, बस यही एक्सरसाइज है। इससे प्लेजर बढ़ता है। अब कुछ मजेदार टिप्स, सेक्स के दौरान अलग अलग पोजीशन ट्राई करो, हर पोजीशन में अलग फील होता है। और हाँ, पार्टनर से बात करते रहो, उन्हें बताओ कि क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। और एक बात, टॉयज के बारे में। हाँ, सेक्स टॉयज, इनका इस्तेमाल करना गलत नहीं है, ये आपको नया एक्सपीरियंस दे सकते हैं। बस ध्यान रहे, अच्छी क्वालिटी के टॉयज लें और उन्हें क्लीन रखें। अब बात करते हैं ऑर्गेज्म की। कई लड़कियां सोचती हैं कि उन्हें ऑर्गेज्म नहीं होता, लेकिन असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि ऑर्गेज्म कैसा फील होता है। ये एक ऐसा फील है जैसे पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा हो, अच्छा वाला करंट, मसल्स टाइट होंगी, सांस तेज चलेगी और फिर एकदम रिलैक्स। याद रखो दोस्तों, हर किसी को ऑर्गेज्म अलग अलग टाइम पर होता है। किसी को 5 मिनट में, किसी को 15 मिनट में। कोई टेंशन नहीं, अपनी स्पीड से चलो, दूसरों से कंपेयर मत करो। और सबसे जरूरी बात, सेफ्टी। हमेशा प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से बात करो, शर्माओ मत, ये उनका काम है, वो मदद करेंगे। चलो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स बताती हूँ, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से। आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट्स क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को साइंस की नजर से समझेंगे तो आपको अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को समझने में आसानी होगी। सबसे पहला फैक्ट, जब कोई एक्साइट होता है तो बॉडी में क्या होता है? बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। डोपामाइन जो खुशी का हार्मोन है, एंडोर्फिन्स जो दर्द को कम करते हैं और मूड अच्छा करते हैं, और ऑक्सीटोसिन जिसे लव हार्मोन कहते हैं। ये सब मिलकर आपको अच्छा फील करवाते हैं। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, जब आप किसी को पसंद करते हो और उनसे मिलते हो तो कैसा फील होता है? बटरफ्लाई जैसा पेट में, हार्ट बीट फास्ट, ये सब इन हार्मोन्स की वजह से होता है। बिल्कुल वैसे ही जब आप सेक्सुअली एक्साइट होते हैं तो भी यही हार्मोन्स काम करते हैं। 2019 में एक बड़ी रिसर्च हुई जिसमें पता चला कि औरतों में ऑर्गेज्म अलग अलग तरह के होते हैं। सबसे कॉमन है क्लिटोरल ऑर्गेज्म, जो करीब 70% औरतों को होता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रेडियो का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ाते हो और फिर एक पीक पर पहुंचता है। इसमें पूरी बॉडी में एक अजीब सी सनसनाहट होती है। फिर है वेजाइनल ऑर्गेज्म, जो थोड़ा डीप होता है, बिल्कुल समंदर की लहरों की तरह। शुरू में धीमा, फिर इंटेंस, फिर धीमा। कुछ औरतें कहती हैं कि इसमें उन्हें पूरी बॉडी में वाइब्रेशन जैसा फील होता है, और कुछ औरतें दोनों तरह के ऑर्गेज्म एक साथ एक्सपीरियंस कर सकती हैं। इसे ब्लेंडेड ऑर्गेज्म कहते हैं। एक और मजेदार बात, कुछ औरतें एक के बाद एक कई ऑर्गेज्म फील कर सकती हैं। इसे मल्टीपल ऑर्गेज्म कहते हैं। ये बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह है, एक पीक, फिर थोड़ा नीचे, फिर दूसरी पीक। साइंस कहती है कि ये इसलिए होता है क्योंकि औरतों की बॉडी में रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होता, जो कि मर्दों में होता है। टाइमिंग की बात करें तो एक स्टडी में पता चला कि औसतन एक औरत को ऑर्गेज्म तक पहुंचने में 13 से 25 मिनट लगते हैं। लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है कि किसी को जल्दी हो जाए और किसी को देर लगे।
हर बॉडी अलग है और हर टाइम अलग होता है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब आप ऑर्गेज़म होते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो डर और टेंशन को कंट्रोल करता है वो शांत हो जाता है। इसीलिए उस वक्त आप सब कुछ भूल जाते हैं और सिर्फ प्लेजर फील करते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये बॉडी का नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है। एक रियल केस स्टडी से समझो। एक 28 साल की लड़की थी जो हमेशा सोचती थी कि उसे कभी ऑर्गेज़म नहीं होता, लेकिन जब उसने अपनी बॉडी को समझना शुरू किया और धीरे धीरे एक्सप्लोर किया तब उसे पता चला कि उसे ऑर्गेज़म होता था, बस वो पहचान नहीं पाती थी। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। एक और स्टडी की बात करते हैं। 2020 में हुई एक रिसर्च में पता चला कि जो औरतें रेगुलर एक्सरसाइज करती हैं, खासकर कीगल एक्सरसाइज, उनमें ऑर्गेज़म की इंटेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिम में वर्कआउट करने से मसल्स स्ट्रांग होती है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करें। कई स्टडीज में ये साबित हुआ है कि सेक्स से पहले 15-20 मिनट का फोरप्ले बहुत जरूरी है क्योंकि इससे बॉडी पूरी तरह से तैयार हो जाती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं। सोचो कि आप कार स्टार्ट करते हो, सीधा फुल स्पीड पर नहीं चलाते, पहले इंजन को गर्म होने देते हो। बिल्कुल वैसे ही बॉडी को भी टाइम चाहिए। और आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, दो जान बुक शिबाब 22 की एक स्टडी में पता चला कि जो कपल्स ओपनली सेक्स के बारे में बात करते हैं उनकी सेक्स लाइफ ज्यादा बेहतर होती है। शर्माओ मत, अपने पार्टनर से बात करो, बताओ कि क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। ये कोई गलत बात नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे साइंस के हिसाब से हमारी बॉडी काम करती है। याद रखें, हर कोई अलग है और सब नॉर्मल है। बस अपनी बॉडी को समझो, उसका ख्याल रखो और एंजॉय करो। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हाँ, कोई सवाल हो तो मुझे मेल करना मत भूलना। अलविदा। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में शायद आप अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाते। हाँ, आज बात करेंगे कि सेक्स में कुछ लोगों को रफ स्टाइल क्यों पसंद आता है और कुछ लोगों को जेंटल स्टाइल। क्या ये नॉर्मल है? कैसे पता करें कि पार्टनर को क्या अच्छा लगता है और कैसे बिना शर्म के इस बारे में बात करें। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपके मन में सेक्स या रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल है, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, आप बेझिझक मुझे sexpertkuku.fm.com पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब हम किसी के साथ इंटीमेट होते हैं तो हमें कुछ और पसंद आता है और पार्टनर को कुछ और। जैसे कि कुछ लोगों को पसंद आता है जब उनका पार्टनर रफ तरीके से बिहेव करे, जैसे बाइटिंग या स्पैंकिंग, और कुछ लोगों को अच्छा लगता है जब सब कुछ बहुत सॉफ्ट और जेंटल हो। अब आप पूछेंगे कि बाइटिंग या स्पैंकिंग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, इंटीमेट मोमेंट्स में कपल्स एक दूसरे को फिजिकली एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग अपने पार्टनर के बॉडी पार्ट्स पर दांतों से हल्का सा दबाव डालते हैं, खासकर गर्दन या कंधों पर। इसे बाइटिंग कहते हैं। और स्पैंकिंग का मतलब है पार्टनर के हिप एरिया पर हाथ से हल्की थपकी मारना। कई लोग इसे फोरप्ले का एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन याद रखें, ये सब बहुत ही जेंटल तरीके से होना चाहिए और सिर्फ तभी जब दोनों पार्टनर्स राजी हों। कभी भी ऐसी जगह नहीं करना चाहिए जहां इंजरी हो सकती है, और अगर पार्टनर को अनकंफर्टेबल लगे तो तुरंत रोक देना चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए राहुल और प्रिया एक रिलेशनशिप में है। राहुल को पसंद है जब प्रिया एग्रेसिव हो, उसे इंटेंस तरीके से किस करे, लेकिन प्रिया को ये सब थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। उसे अच्छा लगता है जब सब कुछ रोमांटिक और जेंटल हो। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये दोनों तरह की पसंद एकदम नॉर्मल है। कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं। बस फर्क है तो इसका कि हर इंसान अलग होता है। कुछ लोगों को स्पाइसी फूड पसंद आता है, कुछ को माइल्ड। वैसे ही सेक्स में भी सबकी पसंद अलग होती है। कई बार ये पसंद इसलिए अलग होती है क्योंकि कुछ लोगों को इंटेंस एक्साइटमेंट में ज्यादा मजा आता है, उन्हें वो एड्रेनलिन रश चाहिए होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी को एडवेंचर स्पोर्ट्स में मजा आता है, और कुछ लोगों को सॉफ्ट और काम एक्सपीरियंस में ज्यादा मजा आता है, जैसे स्पा में जाकर रिलैक्स करने में। और हाँ, कभी कभी ये प्रेफरेंसेस बदलती भी रहती हैं। एक दिन आपको जेंटल और रोमांटिक अच्छा लग सकता है, दूसरे दिन थोड़ा रफ और इंटेंस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कभी आपका मूड सॉफ्ट म्यूजिक का होता है, कभी हैवी मेटल का। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बारे में अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करें। मैं जानती हूँ ये थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन जब तक आप बताएंगे नहीं, आपका पार्टनर कैसे जानेगा कि आपको क्या पसंद है? और जब बात करें तो कैसे करें? सबसे अच्छा है कि जब आप दोनों रिलैक्स्ड हो तब बात करें। बेडरूम में नहीं, बल्कि कहीं कैजुअल सेटिंग में, जैसे डिनर के टाइम या फिर टीवी देखते वक्त, और बात को ग्रेजुअली शुरू करें। आप कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मोर फार लेस इंटेंस हो, या फिर क्या तुम्हें जेंटल टच रफ स्टाइल पसंद है। इस तरह की बातचीत से आप दोनों को एक दूसरे की प्रेफरेंसेस समझने में आसानी होगी। याद रखें, अगर आपका पार्टनर कुछ ऐसा करता है जो आपको अनकंफर्टेबल करे तो तुरंत कम्युनिकेट करें। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, हर किसी की प्रेफरेंस अलग होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि रफ और जेंटल स्टाइल में क्या सेफ होता है और क्या नहीं। देखिए, सेक्स में नई चीजें ट्राई करने से पहले एक सेफ वर्ड तय करना बहुत जरूरी होता है। ये कोई भी नॉर्मल वर्ड हो सकता है, जैसे रेड लाइट या स्टॉप। अगर किसी को भी अनकंफर्टेबल फील हो तो वो ये वर्ड बोल सकता है और दूसरा पार्टनर तुरंत रुक जाएगा। इससे दोनों को सेफ्टी का फीलिंग आता है। रफ स्टाइल में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे हेयर पुलिंग, बाइटिंग या स्पैंकिंग, लेकिन इन सब चीजों की एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे अगर आप बाइटिंग कर रहे हैं तो वो बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए और सिर्फ सेफ स्पॉट्स पर ही करनी चाहिए, जैसे नेक या शोल्डर्स। कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जहां सीरियस इंजरी हो सकती है। यही बात स्पैंकिंग के लिए भी है, हमेशा सॉफ्ट एरियाज पर और बहुत जोर से नहीं। वहीं जेंटल स्टाइल की बात करें तो इसमें सॉफ्ट टचेस, लाइट किसेस और स्लो मूवमेंट्स होते हैं। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रफ स्टाइल। कई लोगों को लगता है कि जेंटल स्टाइल में कोई प्रिकॉशंस की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सॉफ्ट टच भी कई बार इरिटेटिंग हो सकता है, इसलिए अपने पार्टनर से पूछते रहना चाहिए कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। कंसेंट हर स्टेप पर जरूरी है, सिर्फ शुरुआत में ही नहीं बल्कि हर नई चीज के लिए। अगर आप रफ स्टाइल ट्राई कर रहे हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो पहले अपने पार्टनर से पूछें। कहें कि क्या मैं थोड़ा और इंटेंस हो सकती हूँ, या क्या तुम कंफर्टेबल हो। बॉडी लैंग्वेज को समझना भी बहुत जरूरी है। कई बार लोग अनकंफर्टेबल होने पर भी डायरेक्टली नहीं बोलते। अगर आपका पार्टनर अचानक से स्टिफ हो जाए या आपसे दूर हटने की कोशिश करे तो समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर उनकी सांसें तेज हो जाए या वो आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगे तो तुरंत पूछें कि क्या सब ठीक है। कई कपल्स को मिक्स स्टाइल पसंद आता है, कभी रफ कभी जेंटल। ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार मूड के हिसाब से प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं। बस ध्यान रखें कि दोनों पार्टनर्स कंफर्टेबल हो और उनकी कंसेंट हो। जब भी आप कोई नई चीज ट्राई करें तो धीरे धीरे शुरू करें, एकदम से बहुत इंटेंस मत होइए। जैसे अगर आप रफ स्टाइल ट्राई कर रहे हैं तो पहले लाइट स्पैंकिंग से शुरू करें, फिर ग्रेजुअली इंटेंसिटी बढ़ाएं। इससे आपका पार्टनर भी मेंटली प्रिपेयर रहेगा और फिजिकली भी एडजस्ट कर पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आफ्टर केयर, खासकर रफ सेक्स के बाद। आफ्टर केयर का मतलब है इंटीमेट मोमेंट्स के बाद पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देना। उनसे प्यार से बात करें, कटल करें, पूछें कि कैसा फील कर रहे हैं। कभी कभी रफ सेक्स के बाद इमोशनल ड्रॉप आ सकता है, जिसे सब ड्रॉप कहते हैं। ये एकदम नॉर्मल है और इस वक्त एक्स्ट्रा केयर और अफेक्शन की जरूरत होती है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हूँ जो मुझे मेरी लिसनर्स ने मेल किए हैं। एक लड़की ने मुझे मेल करके पूछा कि उसका बॉयफ्रेंड हमेशा बहुत अग्रेसिव होता है और उसे ये अच्छा नहीं लगता। वो उसे बताने में ऑकवर्ड फील करती है। मैंने उसे सजेस्ट किया कि वो एक कैजुअल मोमेंट में अपने बॉयफ्रेंड से ये बात करे, उसे बताए कि उसे कैसा इंटीमेट मोमेंट पसंद है। कई बार
बार सिर्फ बात करने से ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और आज वो दोनों एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप में है। एक और कपल ने शेयर किया कि उन्हें शुरू में यही समझ नहीं आता था कि एक दूसरे को क्या पसंद है। फिर उन्होंने एक गेम बनाया, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट। ग्रीन का मतलब और इंटेंस, येलो का मतलब ठीक है जैसा चल रहा है और रेड का मतलब स्टॉप। इस सिंपल से गेम ने उनकी इंटीमेट लाइफ को बहुत बेटर बना दिया। याद रखिए, इंटीमेट मोमेंट्स में कभी भी किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए, न तो रफ होने का न जेंटल होने का। जो नेचुरल फ्लो हो वही सही है। अगर आपका पार्टनर कहता है कि सारे कपल्स रफ सेक्स करते हैं तो आपको भी करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हर रिलेशनशिप यूनिक होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पार्टनर एक्सपेरिमेंटल होता है और दूसरा कंजर्वेटिव। इसमें कोई गलत नहीं है, धीरे धीरे एक दूसरे को समझे। कभी कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, जैसे अगर एक पार्टनर को रफ स्टाइल पसंद है और दूसरे को जेंटल, तो बीच का रास्ता निकालें। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करना चाहूंगी। सेक्स के दौरान रेगुलर इंटरवल्स पर अपने पार्टनर से पूछें, फील गुड और इंटेंस करूं, ऐसे ठीक है। ये क्वेश्चंस ऑकवर्ड नहीं है, बल्कि इससे आपकी इंटीमेसी और भी बेटर होती है। सेफ सेक्स के लिए कुछ बेसिक रूल्स भी फॉलो करें। रफ हो या जेंटल, प्रोटेक्शन हमेशा यूज करें। नशे में कभी भी रफ सेक्स न करें, क्योंकि इससे इंजरी का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और हाँ, अगर कभी कोई इंजरी हो जाए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। कभी कभी पास्ट ट्रॉमा की वजह से कुछ लोगों को सर्टेन टाइप्स के टचेस से प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा है तो प्रोफेशनल हेल्प लें। सेक्स थेरेपी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना बात किए कोई भी रिलेशनशिप हेल्थी नहीं हो सकती और इंटीमेट मोमेंट्स रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इसलिए ओपनली बात करें, एक दूसरे की फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसेंट को हमेशा प्रायोरिटी दें। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। याद रखिए, हर रिलेशनशिप यूनिक होती है और हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग होती है। कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, बस समझ और रिस्पेक्ट जरूरी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे sexpertcoco@gmail.com पर मेल करें। आपकी पहचान कॉन्फिडेंशियल रहेगी। और है, अगर आपको ये शो अच्छा लगता है, इस शो को 5 स्टार की रेटिंग देना ना भूलें। साथ ही रिव्यू में ये जरूर लिखें कि आपको इस शो के बारे में क्या अच्छा लगता है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और सेफ रहें। हेलो दोस्तों, मैं मीना आज फिर से आपके साथ हूँ। आज का एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हम बात करेंगे प्रेगनेंसी प्लानिंग और सेक्स के बारे में। मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोग इस टॉपिक पर बात करने में शर्माते हैं, लेकिन ये जानकारी बहुत जरूरी है और आज मैं आपको सब कुछ बिना किसी शर्म के एकदम सीधी और सरल भाषा में समझाऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, आप बेझिझक मुझे ईमेल कर सकते हैं sexpertcoco@gmail.com पर। याद रखिए, आपकी प्राइवेसी हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए दोस्तों, मैंने देखा है कि कई कपल्स को लगता है कि बस सेक्स करते रहो और प्रेगनेंसी अपने आप हो जाएगी, पर इतना सिंपल नहीं है ये। कई कपल्स महीनों और सालों तक कोशिश करते रहते हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें सही जानकारी नहीं होती। तो चलिए आज हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। हर महीने लड़की के शरीर में एक अंडा निकलता है, जिसे अंग्रेजी में एग जी कहते हैं। जब ये अंडा निकलता है उसे ओवुलेशन कहते हैं। ये टाइम प्रेगनेंसी के लिए सबसे परफेक्ट होता है, पर ये अंडा सिर्फ 24 घंटे तक ही जिंदा रहता है, इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, मर्द का स्पर्म औरत के शरीर में 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर ओवुलेशन से 4-5 दिन पहले भी सेक्स करें तो प्रेगनेंसी हो सकती है। जैसे मान लो आपका ओवुलेशन 14 तारीख को है, तो 10 तारीख से 14 तारीख के बीच कभी भी सेक्स करने से प्रेगनेंसी के चांस होते हैं। अब मैं आपको एक रियल लाइफ केस शेयर करती हूँ। मेरे पास एक कपल आया, राहुल और प्रिया। वो 2 साल से प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे थे। प्रिया नर्स थी और नाइट शिफ्ट करती थी। राहुल दिन में ऑफिस जाता था। दोनों के टाइमिंग मैच नहीं हो पाते थे। हमने सबसे पहले उनके रूटीन को चेंज किया। प्रिया ने अपना ओवुलेशन ट्रैक करना शुरू किया और अपने फर्टाइल डेज में लीव लेने लगी। राहुल और प्रिया की कहानी से आगे बढ़ते हैं। दोनों ने अपनी लाइफस्टाइल में बड़े चेंज किए। प्रिया सुबह उठकर गर्म पानी पीती, फिर 30 मिनट योगा करती, नाश्ते में दलिया, केला और दूध लेना शुरू किया। लंच में बैलेंस डाइट, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद। शाम को ड्राई फ्रूट्स खाती और रात को डिनर से पहले 15 मिनट वॉक करती। राहुल ने भी बड़े चेंज किए। सबसे बड़ा चेंज था स्मोकिंग और शराब छोड़ना। ये बहुत मुश्किल था उसके लिए, लेकिन प्रिया के सपोर्ट से उसने कर दिखाया। अब बात करते हैं डाइट की। जानते हैं कि फर्टिलिटी के लिए क्या खाना चाहिए। मर्दों के लिए स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए रोज 2 अंडे, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स जरूरी है। खास तौर पर जिंक, जो काजू, बादाम और पनीर में मिलता है। विटामिन सी के लिए संतरा, नींबू और आंवला। औरतों के लिए हरी सब्जियां, खासकर पालक जरूरी है क्योंकि इसमें फोलिक एसिड होता है। डॉक्टर से फोलिक एसिड की गोलियां भी ले सकती हैं। दूध, दही, पनीर भी रेगुलर खाएं और जंक फूड से दूर रहें। एक केस था सोनल का। उसे पीसीओडी था और इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर की सलाह से उसने अपनी लाइफस्टाइल चेंज की। रोज सुबह 45 मिनट एक्सरसाइज, शुगर और जंक फूड बंद, हाई फाइबर डाइट शुरू की। स्ट्रेस मैनेज करने के लिए मेडिटेशन करती और रात को जल्दी सोती। 4 महीने में उसके पीरियड्स रेगुलर हो गए और 3 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। अब बात करते हैं एक बड़े मिथ की, सेक्स पोजीशंस की। मनीष और रीता हर रोज अलग अलग पोजीशन ट्राई करते थे। सोचते थे कि इससे जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि पोजीशन से ज्यादा जरूरी है टाइमिंग। हाँ, कुछ पोजीशंस में स्पर्म ज्यादा अंदर तक जा सकता है, जैसे मिशनरी पोजीशन, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप रिलैक्स हो और एंजॉय करें। एक और गलत धारणा है सेक्स की फ्रीक्वेंसी को लेकर। अमित और नेहा रोज 3-4 बार सेक्स करते थे। उन्हें लगता था कि जितना ज्यादा सेक्स करेंगे उतनी जल्दी प्रेगनेंसी होगी, पर इससे उल्टा हुआ, स्पर्म काउंट कम हो गया। डॉक्टर ने बताया कि हर 48 घंटे में एक बार सेक्स बेस्ड रहता है। आज की बिजी लाइफ में स्ट्रेस एक बड़ी प्रॉब्लम है। सुनीता का केस समझिए, बैंक में काम करती थी और डेडलाइंस, टारगेट्स की वजह से बहुत स्ट्रेस रहता था। जब उसने और उसके हस्बैंड ने प्रेगनेंसी प्लान की तो कुछ महीने तक सक्सेस नहीं मिली। काउंसलर ने बताया कि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, जो फर्टिलिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। फिर सुनीता ने अपनी लाइफ में चेंज किए। ऑफिस से आकर 30 मिनट मेडिटेशन, वीकेंड पर पार्क में वॉक, म्यूजिक सुनना। धीरे धीरे स्ट्रेस कम हुआ और 5 महीने में प्रेगनेंसी हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात है ओवुलेशन को ट्रैक करना। मीनल, जो एक साइंस टीचर थी, उसने नोटिस किया कि ओवुलेशन के टाइम उसके शरीर का तापमान 0.5 डिग्री तक बढ़ जाता था। आप भी ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। मेडिकल स्टोर से बीबीटी थर्मामीटर लें और रोज सुबह उठते ही टेंपरेचर चेक करें या फिर फोन में फर्टिलिटी ट्रैकिंग ऐप डाउनलोड करें। अब मैं आपको कुछ मेडिकल पहलुओं के बारे में बताती हूँ। दीपिका रोज 8-10 कप कॉफी पीती थी। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा कैफीन से फर्टिलिटी पर बुरा असर पड़ता है। उसने कॉफी कम करके सिर्फ 2 कप रोज पर ला दी और इसकी जगह नींबू पानी, कोकोनट वाटर पीना शुरू किया। मर्दों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। राजेश हमेशा टाइट जींस पहनता था, गर्मी में भी। उसे नहीं पता था कि टेस्टिस का तापमान बॉडी टेंपरेचर से 2-3 डिग्री कम होना चाहिए, तभी स्पर्म प्रोडक्शन सही होती है। डॉक्टर ने उसे कॉटन के लूज कपड़े और नॉर्मल पानी से नहाने की सलाह दी। लुब्रिकेशन के बारे में भी समझना जरूरी है। मोनिका और उसके पति को ये प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सभी लुब्रिकेंट्स फर्टिलिटी फ्रेंडली नहीं होते, कुछ स्पर्म को डैमेज कर सकते हैं। उन्होंने स्पेशल फर्टिलिटी फ्रेंडली लुब्रिकेंट्स यूज करने शुरू किए और फोरप्ले पर ज्यादा फोकस किया, क्योंकि इससे नेचुरल लुब्रिकेशन बढ़ता है। एज फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।
साल के बाद फर्टिलिटी कम होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए अगर आप लेट प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो डॉक्टर से रेगुलर चेकअप जरूरी है। विकास और रूही दोनों वेजिटेरियन थे और उन्हें प्रोटीन की कमी थी। डॉक्टर ने सलाह दी और उन्होंने अपनी डाइट में सोयाबीन, पनीर, दाल, स्प्राउट्स शामिल किए। साथ ही विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स भी लेने लगे। दोस्तों, अब मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जो हर कपल को ध्यान में रखनी चाहिए। प्रेगनेंसी की जर्नी में सबसे बड़ी मिस्टेक है जल्दबाजी करना। आशा का केस इसका अच्छा उदाहरण है। हर महीने पीरियड्स लेट होने पर वो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती और नेगेटिव रिजल्ट आने पर डिप्रेस हो जाती। अब वो सिर्फ तभी टेस्ट करती है जब पीरियड्स 5 और 6 दिन लेट हो। एक नॉर्मल हेल्दी कपल को प्रेग्नेंट होने में 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। इसलिए अगर 2-3 महीने में सक्सेस नहीं मिली तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 6 महीने की कोशिश के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही हो तो एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लें। कई बार छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है जो आसानी से ठीक हो जाती है। किरण और मोहित की कहानी इस बात का सबूत है कि पार्टनर का सपोर्ट कितना जरूरी है। किरण को थायराइड था, वजन बढ़ रहा था, मूड स्विंग्स होते थे, लेकिन मोहित ने उसका पूरा साथ दिया। साथ में एक्सरसाइज किया, हेल्दी खाना खाया, डॉक्टर के पास गए। इस सपोर्ट की वजह से किरण का थायराइड कंट्रोल में आया और फिर प्रेगनेंसी भी हो गई। याद रखिए, प्रेगनेंसी प्लानिंग सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है। इसमें डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल सब कुछ इन्वॉल्व है। जब दोनों पार्टनर मिलकर इस जर्नी को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तब सक्सेस जल्दी मिलती है। आज के एपिसोड में हमने सीखा कि प्रेगनेंसी प्लानिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें पेशेंस और पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से बात करें, काउंसलर से बात करें। याद रखिए, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे ईमेल करें sexpertcookofm.com पर। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे हैप्पी। हेलो दोस्तों, मैं आपकी साथी मीना आज फिर हाजिर हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी की लाइफ का पार्ट है, लेकिन जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते। सेक्स ड्राइव में उतार चढ़ाव। कई लोगों को लगता है कि ये सिर्फ उनके साथ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये शो कैसा लग रहा है। अगर ये शो आपको जानकारी देकर बेहतर बना रहा है तो इस शो को 5 स्टार की रेटिंग देना ना भूलें। साथ ही रिव्यू में ये जरूर लिखें कि आप इस शो को क्यों पसंद करते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में सेक्स या रिलेशनशिप से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे sexpertcookofm.com पर मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चाहे आप पार्टनर को खुश करने के बारे में पूछना चाहते हैं या फिर कोई प्राइवेट प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं, बेफिक्र होकर पूछिए। तो दोस्तों, सीधी भाषा में समझें कि सेक्स ड्राइव क्या होती है। जैसे हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ही सेक्स की इच्छा भी एक नेचुरल फीलिंग है। ये वो फीलिंग है जो हमें किसी के प्रति फिजिकल अट्रैक्टेड करती है, जिससे हमें उनके साथ इंटीमेट होने का मन करता है। मैं आपको एक कॉमन सिचुएशन बताती हूँ। मान लीजिए राहुल और प्रिया एक मैरिड कपल है। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों की सेक्स ड्राइव बहुत हाई थी, लेकिन अब 2 साल बाद राहुल को लगता है कि प्रिया का इंटरेस्ट कम हो गया है। प्रिया को अपनी जॉब में बहुत स्ट्रेस है, लेट नाइट शिफ्ट्स हैं और वो थकी हुई रहती है। इस वजह से उसकी सेक्स ड्राइव कम हो गई है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ऐसी कई वजहें हैं जो सेक्स ड्राइव को अफेक्ट करती हैं। आइए एक एक करके सभी वजहों को समझते हैं। सबसे बड़ी वजह है हार्मोन्स का खेल। हमारी बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स होते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और औरतों में एस्ट्रोजन मुख्य हार्मोन्स हैं जो सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करते हैं। जब ये हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तब सेक्स ड्राइव नॉर्मल रहती है, लेकिन जब इनमें गड़बड़ी होती है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। अमित 45 साल के हैं। पिछले कुछ महीनों से उन्हें नोटिस हुआ कि उनकी सेक्स ड्राइव कम हो गई है। डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। ये उम्र के साथ नॉर्मल होता है। डॉक्टर ने उन्हें कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और ट्रीटमेंट सजेस्ट किया, जिससे धीरे-धीरे सिचुएशन बेहतर हो गई। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। आजकल हर कोई किसी न किसी टेंशन में रहता है। जॉब स्ट्रेस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, ये सब सेक्स ड्राइव को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल को कम कर देता है। मैं आपको एक और केस स्टडी शेयर करती हूँ। मीना एक आईटी कंपनी में काम करती है। उनकी जॉब में डेडलाइंस का बहुत प्रेशर रहता है। कई बार रात के 2-3 बजे तक काम करना पड़ता है। इस स्ट्रेस और इरेगुलर शेड्यूल की वजह से उनकी सेक्स ड्राइव काफी कम हो गई। उनके पार्टनर ने सपोर्ट किया, काउंसलर से हेल्प ली और धीरे-धीरे चीजें नॉर्मल हुई। थकान और नींद की कमी भी एक बड़ी वजह है। जैसे एक केस था सुरेश का, जो एक डिलीवरी बॉय है। वो रोज 12-14 घंटे काम करता है, बाइक पर पैकेज डिलीवर करता है। शाम को घर आता है तो इतना थका होता है कि बस खाना खाकर सो जाता है। उसकी वाइफ कंप्लेन करती है कि वो उसे टाइम नहीं देता। यहाँ प्रॉब्लम थकान की है, प्यार की नहीं। खाने पीने का भी बड़ा रोल है। मैं आपको एक डाइट चार्ट बताती हूँ जो सेक्स ड्राइव को बूस्ट करता है। रोज सुबह एक अंडा या स्प्राउट्स खाएं। दिन में ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट, किशमिश, फल में केला, अनार और स्ट्रॉबेरी अच्छे होते हैं। डार्क चॉकलेट भी फायदा करती है। और हाँ, रोज 3-4 लीटर पानी पीना न भूलें। अब कुछ ऐसी चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, समोसा वगैरह, ये फैट बढ़ाते हैं और एनर्जी कम करते हैं। सिगरेट और शराब तो बिल्कुल नहीं, ये सेक्स हार्मोन्स को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। एक पैक सिगरेट पीने से टेस्टोस्टेरोन 20% तक कम हो सकता है। औरतों में एक स्पेशल केस होता है पीरियड्स साइकिल का। एक महीने में 4 फेज होते हैं। पीरियड्स के टाइम सेक्स ड्राइव कम होती है, फिर धीरे-धीरे बढ़ती है। ओव्यूलेशन के टाइम यानी 14वें दिन के आसपास सबसे ज्यादा होती है, फिर धीरे-धीरे कम होने लगती है। प्रेगनेंसी में तो और भी ज्यादा अप डाउन आते हैं। जैसे सीमा का केस था। पहले 3 महीने उसे मॉर्निंग सिकनेस थी, बिल्कुल मूड नहीं था। मिडिल के 3 महीने सब नॉर्मल था। लास्ट के 3 महीने में पेट बड़ा था तो डिस्कंफर्ट था। ये सब नॉर्मल फेजेस हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, मूड का कनेक्शन। जब हम खुश होते हैं तो बॉडी डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करती है। ये हैप्पी हार्मोन्स सेक्स ड्राइव को बूस्ट करते हैं। इसीलिए जब आप स्ट्रेस फ्री और हैप्पी होते हैं तब सेक्स लाइफ भी बेहतर होती है। मेडिकल कंडीशंस और मेडिसिन का भी बड़ा इंपैक्ट होता है। जैसे डायबिटीज में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिससे सेक्स ड्राइव कम होती है। बीपी की मेडिसिन साइड इफेक्ट कर सकती है। डिप्रेशन की दवाइयां भी सेक्स ड्राइव को अफेक्ट करती हैं। एक केस था रोहन का, जिसे हाई बीपी था। डॉक्टर ने मेडिसिन दी। कुछ दिनों बाद उसने नोटिस किया कि सेक्स ड्राइव कम हो गई है। डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मेडिसिन चेंज कर दी। नई मेडिसिन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताती हूँ जो बहुत कॉमन है, लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते। वो है एज फैक्टर, यानी उम्र का असर। जैसे राजेश अंकल का केस था, वो 55 के हैं। उन्हें लगा कि अब बुढ़ापा आ गया है तो सेक्स लाइफ खत्म, लेकिन ये गलत है। उम्र के साथ बदलाव आते हैं, लेकिन सेक्स लाइफ खत्म नहीं होती। मर्दों में 40-50 की उम्र के बाद टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है। इसे एंड्रोपॉज कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, थकान जल्दी लगती है, मूड स्विंग्स होते हैं। लेकिन इसका इलाज है एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट और कभी-कभी हार्मोन थेरेपी से ठीक हो जाता है। औरतों में मेनोपॉज के टाइम यानी कि 35-55 की उम्र में सबसे ज्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे सुनीता जी का केस था। उनकी पीरियड्स बंद हो गई, हॉट फ्लैश आने लगी, मूड बदलता रहता था, सेक्स ड्राइव भी कम हो गई थी। डॉक्टर ने काउंसलिंग और ट्रीटमेंट दी, योगा सिखाया और धीरे-धीरे सब नॉर्मल हो गया। अब बात करते हैं कपल्स की। मान लो आप और आपके पार्टनर की सेक्स ड्राइव अलग-अलग है।
एक को रोज चाहिए, एक को हफ्ते में एक बार। ऐसा बहुत कॉमन है। जैसे अनिल और सोनिया का केस। अनिल कंप्लेन करता था कि सोनिया इंटरेस्टेड नहीं है। सोनिया कहती थी कि वो बहुत प्रेशर डालता है। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सबसे पहले बात करो। शर्म छोड़ो यार, ये नेचुरल बात है। कंप्रोमाइज करो, कभी एक की मानो, कभी दूसरे की। और हाँ, सेक्स के अलावा भी इंटीमेसी के तरीके होते हैं। हग करना, किस करना, रोमांटिक डेट्स। एक और इंटरेस्टिंग बात, कई लोगों को लगता है कि शादी के बाद सेक्स लाइफ बोरिंग हो जाती है। जैसे दीपक और प्रीति, 8 साल की शादी हो गई, बच्चे हो गए, रूटीन सेट हो गया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? नई चीजें ट्राई की। कभी होटल में डेट नाइट, कभी रोमांटिक मसाज, कभी रोल प्ले। सेक्स लाइफ एकदम फ्रेश हो गई। एक सीरियस टॉपिक है मेडिकल कंडीशंस का। डायबिटीज में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है, हार्ट प्रॉब्लम में एक्सर्शन की टेंशन होती है, थायराइड में हार्मोन्स अप डाउन होते हैं। ये सब सेक्स ड्राइव को अफेक्ट करते हैं। जैसे मोहन भाई का केस, उन्हें डायबिटीज थी। पहले तो शर्म के मारे डॉक्टर से बात नहीं की, लेकिन जब बात की तो पता चला ये कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने शुगर कंट्रोल के लिए डाइट और एक्सरसाइज बताई, कुछ मेडिसिन दी। 3 महीने में काफी इंप्रूवमेंट हुआ। मेडिसिन का भी बड़ा रोल है। बीपी की दवाई, डिप्रेशन की दवाई, एलर्जी की दवाई, ये सब साइड इफेक्ट कर सकती हैं, पर डॉक्टर से बिना बात किए दवाई बंद मत करो। वो दवाई चेंज कर सकते हैं या डोज एडजस्ट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है सेक्स ड्राइव पर। मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ। विकास एक बिजनेसमैन है। ऑफिस में 12 घंटे काम, फिर लेट नाइट पार्टीज, जंक फूड, शराब, सिगरेट। 35 की उम्र में ही सेक्स ड्राइव इतनी कम हो गई कि उसकी वाइफ परेशान हो गई। फिर उसने क्या किया? लाइफस्टाइल चेंज की। सुबह 6 बजे उठना, 1 घंटा जिम, हेल्दी ब्रेकफास्ट। ऑफिस में हर 2 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक, रात 11 बजे तक सो जाना, सिगरेट शराब छोड़ दी। 3 महीने में बॉडी एकदम फिट हो गई और सेक्स ड्राइव भी वापस आ गई। एक्सरसाइज का फार्मूला बताती हूँ। हफ्ते में 5 दिन 30-45 मिनट एक्सरसाइज करो। कार्डियो करो, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, वेट ट्रेनिंग करो, स्क्वाट्स, पुशअप्स। योगा करो, सूर्य नमस्कार, कपालभाति। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। डाइट का एक फुल डे प्लान बताती हूँ। सुबह खाली पेट अदरक वाली चाय, ब्रेकफास्ट में दलिया या ओट्स, 1 अंडा, 1 केला। 11 बजे ड्राई फ्रूट्स, लंच में रोटी, दाल, सब्जी, सलाद। शाम को ग्रीन टी और स्प्राउट्स, डिनर में फिश या चिकन, राइस, सूप। रात को दूध, हर 2 घंटे में पानी पीना ना भूलें। एक बड़ी प्रॉब्लम है पोर्न एडिक्शन की। राहुल का केस था, 25 साल का लड़का, आईटी जॉब, रोज 2-3 घंटे पोर्न देखता था। असली लाइफ में इंटरेस्ट खत्म हो गया। गर्लफ्रेंड ने रिलेशनशिप तोड़ दिया, फिर काउंसलर के पास गया, एडिक्शन से बाहर आया, लाइफ बैक ऑन ट्रैक। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करो, दिन में 2-3 बार डीप ब्रीदिंग करो, शाम को 20 मिनट वॉक पर जाओ, हॉबी डेवलप करो, म्यूजिक, पेंटिंग, गार्डनिंग। वीकेंड पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो। आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन है। नीता का केस था, बैंक में जॉब, डेडलाइंस का प्रेशर, फैमिली प्रॉब्लम्स। डिप्रेशन हो गया, सेक्स ड्राइव 0 हो गई, साइकियाट्रिस्ट से हेल्प ली, काउंसलिंग की, मेडिसिन ली और 6 महीने में रिकवर कर गई। कपल्स के लिए कुछ फन आइडियाज। रोमांटिक डेट नाइट प्लान करो, कैंडल लाइट डिनर, डांस, मूवी। नई जगहों पर जाओ, बीच, माउंटेन्स, रिजॉर्ट। रोल प्ले करो, सरप्राइज गिफ्ट्स दो, नई चीजें ट्राई करो। रिमेंबर यार, सेक्स लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नॉर्मल है। बस ओपन कम्युनिकेशन रखो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाओ और जरूरत पड़े तो एक्सपर्ट की हेल्प लो। शर्म मत करो, ये नेचुरल प्रोसेस है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे sexpertcookfm.com पर मेल करें। कोई भी प्रॉब्लम हो बेझिझक पूछें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्यार से रहो, हेल्दी रहो। बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना और आज मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। कल मेरी क्लिनिक में एक युवा लड़का आया, बिल्कुल घबराया हुआ। उसने दरवाजे पर झांका और पूछा, डॉक्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ बेटा आओ। वो अंदर आया और फिर 15 मिनट तक कुछ नहीं बोला, बस इधर उधर देखता रहा। फिर धीरे से बोला, डॉक्टर मुझे मुझे वो, और फिर चुप। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, मैं तुम्हारी फैमिली डॉक्टर हूँ, कोई जज नहीं। बताओ क्या प्रॉब्लम है? उसने फिर हिम्मत जुटाई और बोला, डॉक्टर मुझे लगता है मुझे कोई एसटीडी है। मैंने पूछा, ऐसा क्यों लगता है? तो वो बोला, गूगल पर सर्च किया था। अरे यार, ये गूगल डॉक्टर हर छोटी मोटी बीमारी को कैंसर बता देता है। मैंने उसका चेकअप किया और पता चला कि उसे बस एक मामूली इन्फेक्शन था जो 2 दिन की दवा से ठीक हो गया। दोस्तों, यही वजह है कि आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ चेकअप की, क्योंकि गूगल डॉक्टर से बेहतर है कि आप असली डॉक्टर से मिलें। और मैं आज आपको बताऊंगी कि ये चेकअप क्यों जरूरी है, इसमें क्या होता है और कब कराना चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी नोटिस, अगर आपके मन में सेक्स या रिलेशनशिप से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे sexpertcookfm.com पर मेल कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई शर्मीली सी बात हो या कोई सीरियस मेडिकल कंसर्न, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ चेकअप की। और मेरी क्लिनिक में रोजाना ऐसे कई केस आते हैं जहाँ लोग गूगल बाबा की सलाह पर चलकर अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा बना लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते ही एक लड़की आई थी, बिल्कुल परेशान, बोली, डॉक्टर मैडम मैं तो मर जाऊंगी। मैंने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो बताने लगी कि उसने इंटरनेट पर पढ़ा है कि उसके सिम्पटम्स किसी सीरियस बीमारी के हैं, लेकिन चेकअप के बाद पता चला कि वो सिर्फ एक हार्मोनल चेंज था जो हर लड़की को होता है। बस थोड़ी सी केयर और दवाई की जरूरत थी। तो दोस्तों, सेक्सुअल हेल्थ चेकअप क्या होता है? ये एक रेगुलर मेडिकल चेकअप है जहां डॉक्टर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ चेक करते हैं। इसमें कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं जो ये चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। और यार, मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा अजीब लगता है। मेरे पास आने वाले ज्यादातर पेशेंट्स पहले बिल्कुल शाय होते हैं। लड़के तो दरवाजे पर खड़े होकर ही बात करते हैं, डॉक्टर वो मैं मतलब, और लड़कियां भी बहुत नर्वस होती हैं। लेकिन यार, डॉक्टर के सामने शाय होने की कोई बात नहीं है, हम इसी के लिए ट्रेंड हुए हैं। सेक्सुअल हेल्थ चेकअप में क्या क्या होता है? सबसे पहले हम आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं जैसे एसटीआई स्क्रीनिंग। लड़कियों के लिए पैप स्मीयर टेस्ट होता है और लड़कों के लिए टेस्टिकुलर एग्जाम। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं। और हाँ, अब तक तो आप सोच रहे होंगे, यार इतने सारे टेस्ट कितना टाइम लगेगा? लेकिन चिल करो, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिक चेकअप सिर्फ 30-40 मिनट का होता है और ये रेगुलर हेल्थ चेकअप से ज्यादा कुछ नहीं है। और दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, कई लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ चेकअप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सेक्सुअली एक्टिव है। बिल्कुल गलत। ये हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे अर्ली स्टेज में ही कई प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बताती हूँ, बॉडी एक मशीन की तरह है। जैसे आप अपनी बाइक या कार का रेगुलर सर्विस करवाते हैं, वैसे ही बॉडी का भी रेगुलर चेकअप जरूरी है। और सेक्सुअल हेल्थ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई और हेल्थ इशू। अब बात करते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ चेकअप कब करवाना चाहिए। और यार, इसका एक सिंपल सा रूल है, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हर साल एक बार चेकअप करवाना चाहिए, और अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो 6 महीने में एक बार। सिंपल। मेरी क्लिनिक में एक मजेदार केस आया था। एक लड़का आया, बिल्कुल कूल टाइप, बोला, डॉक्टर मैं तो एकदम फिट हूँ, जिम भी जाता हूँ, प्रोटीन शेक भी पीता हूँ, मुझे क्या जरूरत है चेकअप की? मैंने उसे समझाया, भाई 6 पैक एबीएस होने का मतलब ये नहीं कि आपको चेकअप की जरूरत नहीं है। सेक्सुअल हेल्थ बाहर से नहीं, अंदर से चेक होती है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, कई लोग सिम्टम्स दिखने का वेट करते हैं, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, क्योंकि कई एसटीआईज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज में कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो व्हाई टेक रिस्क? रेगुलर चेकअप करवाओ और टेंशन फ्री रहो। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर ये सब तो ठीक है, लेकिन चेकअप
चेकअप के टाइम क्या क्या पूछा जाता है, चलो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम आपसे आपकी सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। और हाँ, प्लीज ऑनेस्ट रहना, डॉक्टर जज नहीं करते, हम सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। फिर कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, जैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई पेन या डिस्कम्फर्ट, अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो प्रोटेक्शन यूज करते हैं या नहीं। और यार मैं जानती हूँ कि ये सब बातें थोड़ी ऑकवर्ड लगती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये नॉर्मल है। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ, बेटा शर्माओ मत, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, डॉक्टर हूँ। और फिर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक और फनी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़की आई बहुत परेशान, बोली डॉक्टर मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि अगर पीरियड में डिले हो तो कैंसर हो सकता है। मैंने कहा बेटा गूगल को अपना गायनेकोलॉजिस्ट मत बनाओ, पीरियड डिले के 100 कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस से लेकर डाइट तक, इसलिए रेगुलर चेकअप जरूरी है। और दोस्तों एक मिथ को क्लियर कर दूं, कई लोग सोचते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ चेकअप बहुत एक्सपेंसिव होता है। नॉट ट्रू, बेसिक चेकअप उतना ही अफोर्डेबल होता है जितना कि कोई जनरल हेल्थ चेकअप, और कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री में होता है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हूँ जो मैं रोज अपनी क्लिनिक में देखती हूँ, और सच कहूँ तो इनमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत सिंपल होता है, बस लोग डर की वजह से डॉक्टर के पास जाने में देर कर देते हैं। जैसे कल ही मेरी क्लिनिक में एक बंदा आया, पूरा महीना गूगल पर सर्च करने के बाद बोला डॉक्टर मैं पिछले 1 महीने से रोज 2 घंटे गूगल पर सर्च कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई गूगल पर 2 घंटे सर्च करने की बजाय 20 मिनट मेरे पास आ जाते तो अब तक ठीक हो चुके होते। मैं अक्सर देखती हूँ कि लोग अनयूजुअल डिस्चार्ज, पेन या बर्निंग सेंसेशन, रैशेस या इचिंग या फिर पीरियड्स में इरेगुलरिटी जैसी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहते हैं, और फिर जब बहुत ज्यादा परेशानी होती है तब डॉक्टर के पास आते हैं। यार इतना लेट क्यों करते हो, जितनी जल्दी आप चेकअप करवाओगे उतना ही बेहतर है। अर्ली डिटेक्शन मींस इजी ट्रीटमेंट, इतनी सी बात है। और मेरे भाई लोग, आप लोगों से तो मैं खास बात करना चाहती हूँ। अक्सर लड़के सोचते हैं हम तो मर्द हैं, हमें क्या जरूरत है चेकअप की। अरे भाई मर्द हो तो क्या हुआ, इंसान तो हो, रेगुलर चेकअप सबके लिए जरूरी है। और हाँ, एसटीआई टेस्टिंग के बारे में भी शर्माओ मत, ये भी एक नॉर्मल टेस्ट है, बिल्कुल ब्लड शुगर चेक करने जैसा। पिछले हफ्ते मेरे पास एक नए शादीशुदा कपल आए थे, दोनों रेगुलर चेकअप करवाना चाहते थे। कितनी अच्छी बात है, ये है रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। शादी से पहले या नए रिलेशनशिप में जाने से पहले एसटीआई टेस्टिंग एक स्मार्ट मूव है। और प्रोटेक्शन के बारे में भी मैं क्लियर कर दूं, मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ नो ग्लव नो लव, सेफ सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई शर्म की बात नहीं है कॉन्डम्स खरीदने में, शर्म होनी चाहिए अनसेफ सेक्स करने में। दोस्तों आज हमने बात की सेक्सुअल हेल्थ चेकअप की, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें, किसी भी सिम्टम को इग्नोर न करें, और प्लीज गूगल डॉक्टर की बजाय रियल डॉक्टर से मिलें। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ की सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, चाहे कितना भी छोटा या बड़ा हो, मुझे बेझिझक sexpertcookufm.com पर मेल करें, मैं वेट करूंगी आपके मेल्स का। जब भी आप अपने दोस्तों से मिलें तो उन्हें भी बताएं कि रेगुलर सेक्सुअल हेल्थ चेकअप कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो दोस्तों अब मैं चलती हूँ, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे सेफ, और हाँ रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथी दीपिका, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर समाज में टैबू माना जाता है, किंग्स और फेटिश। आज का एपिसोड उन सभी श्रोताओं के लिए है जो अपनी यौन इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी सूचना, अगर आपके मन में सेक्स या रिलेशनशिप से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे sexpert@cookofm.com पर मेल कर सकते हैं। चाहे आप अपने पार्टनर के साथ कोई नई चीज एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर कोई डाउट क्लियर करना चाहते हो, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। आज हम समझेंगे कि किंग्स और फेटिश क्या होते हैं और इनके बारे में खुलकर बात करना क्यों जरूरी है। देखिए, हर इंसान की सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग होती है, कुछ लोगों को वैनिला सेक्स पसंद होता है तो कुछ लोग कुछ अलग तरह की चीजों से एक्साइट होते हैं, और यही किंग्स और फेटिश का मतलब है। किंग्स का मतलब है कोई ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी जो मेनस्ट्रीम से हटकर हो, जैसे रोल प्ले, बॉन्डेज या फिर डोमिनेंस सबमिशन। वहीं फेटिश का मतलब है किसी खास चीज या बॉडी पार्ट से सेक्सुअली अट्रैक्ट होना। मतलब कुछ लोगों को फीट फेटिश होता है तो कुछ को लेदर या लैटेक्स से अराउजल होता है। हमारे समाज में अक्सर इन चीजों को गलत या अनैतिक माना जाता है, लेकिन साइंस कहती है कि ये सब नॉर्मल है। जब तक कोई एक्टिविटी कंसेंशुअल हो और किसी को नुकसान न पहुंचाए तब तक उसमें कोई बुराई नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि किंग्स और फेटिश से इंटीमेसी और बॉन्डिंग मजबूत होती है, क्योंकि इसमें पार्टनर्स के बीच कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बहुत जरूरी होता है। साथ ही इससे स्ट्रेस कम होता है और मूड बेहतर होता है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेनकिलर्स की तरह काम करते हैं। और यार सच बताऊं तो हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ किंग्स होते हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और कुछ लोग शर्म या डर की वजह से दबा देते हैं। लेकिन अपनी डिजायर्स को समझना और एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। मैंने कई कपल्स को देखा है जो अपनी किंग्स के बारे में बात नहीं करते और फिर फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। अरे भाई, अपने पार्टनर से खुलकर बात करो, उन्हें बताओ कि तुम क्या चाहते हो, क्या एक्सप्लोर करना चाहते हो सकता है वो भी वही सोच रहे हो। लेकिन हाँ, याद रखें कि कंसेंट सबसे जरूरी है। अगर आपका पार्टनर किसी चीज के लिए रेडी नहीं है तो उस पर प्रेशर मत डालो, धीरे धीरे एक्सप्लोर करो, एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करो। अब बात करते हैं कि किंग्स और फेटिश को सेफली कैसे एक्सप्लोर किया जाए। यार इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी और कम्युनिकेशन। चलो मैं तुम्हें कुछ बेसिक टिप्स देती हूँ। सबसे पहले सेफ वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सेफ वर्ड एक ऐसा कोड वर्ड होता है जो आप और आपका पार्टनर तय करते हैं। अगर कभी किसी को कंफर्टेबल नहीं लग रहा हो या एक्टिविटी रोकनी हो तो बस सेफ वर्ड बोल दो। जैसे रेड का मतलब तुरंत रुको, येलो का मतलब स्लो डाउन। दूसरी बात, शुरुआत में धीरे धीरे एक्सप्लोर करो यार, एकदम से एडवांस चीजों में मत कूदो। पहले बेसिक चीजें ट्राई करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। और हाँ, हर नई चीज के बारे में पहले रिसर्च जरूर करो। इंटरनेट पर बहुत सी रिलायबल वेबसाइट्स हैं जहां से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मैं तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिसे रोल प्ले में इंटरेस्ट था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड को बताने में शर्म महसूस कर रही थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत की और उससे बात की। पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड भी यही सोच रहा था। अब वो दोनों धीरे धीरे नई चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग पहले से कहीं स्ट्रांग हो गई है। और सुनो, बीडीएसएम में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए एक स्पेशल टिप। बीडीएसएम का मतलब सिर्फ रस्सियां और चाबुक नहीं होता, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। डॉम और सबके बीच का रिश्ता बहुत स्पेशल होता है। दोनों को एक दूसरे की लिमिट्स और बाउंड्रीज का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या किंग्स का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल नहीं यार, ये बस एक प्रेफरेंस है। जैसे किसी को स्पाइसी फूड पसंद है तो किसी को माइल्ड। जब तक सब कंसेंशुअल है और किसी को हार्म नहीं हो रहा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक लिसनर का मेल आया था, मैडम मुझे अपने पार्टनर को बताने में डर लगता है कि मुझे क्या पसंद है, क्या करूं। देखो भाई, डरो मत, धीरे धीरे शुरू करो। पहले छोटी छोटी चीजों से बात करो, देखो उनका रिएक्शन कैसा है। अगर वो पॉजिटिव है तो आगे बढ़ो। और एक बात, अगर तुम्हारा पार्टनर किसी किंग में इंटरेस्टेड है और तुम नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, उन्हें जज मत करो। बस प्यार से बता दो कि ये तुम्हारी चीज नहीं है। रिलेशनशिप में कंप्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग दोनों जरूरी है। आजकल तो कई सेक्स थेरेपिस्ट और काउंसलर्स भी किंग्स और फेटिश पर स्पेशलाइज करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि प्रोफेशनल गाइडेंस की जरूरत है तो उनसे बात कर सकते हो, वो तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को सेफली एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन की। यार सबसे बड़ी
प्रॉब्लम होती है शर्म और गिल्ट की। कई लोग सोचते हैं कि उनकी किंग्स गंदी या गलत है। अरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें एक और रियल स्टोरी शेयर करती हूँ। एक कपल था जो फूड फेटिश एक्सप्लोर करना चाहता था। पहले दोनों को लगा कि ये वियर्ड है, लेकिन फिर उन्होंने रिसर्च किया और पता चला कि ये दुनिया में सबसे कॉमन फेटिश में से एक है। अब वो बिना किसी शर्म के अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ यार, एक बात और, कई बार लोग पोर्न देखकर किंग्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गलत। पोर्न एक्टिंग होती है, रियल लाइफ नहीं। वहाँ जो दिखता है वो अक्सर अनसेफ और अनरियलिस्टिक होता है। अपनी किंग्स को अपने तरीके से एक्सप्लोर करो। और सुनो दोस्तों, कभी कभी किंग्स टेम्परेरी भी हो सकती है। हो सकता है आज जो तुम्हें एक्साइटिंग लगता है कल वो बोरिंग लगे, या फिर नई चीजें इंटरेस्टिंग लगने लगे। ये सब नॉर्मल है। बस अपने और अपने पार्टनर के कंफर्ट लेवल का ध्यान रखो। एक मेल आया था, मैडम मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा नई नई किंग्स ट्राई करना चाहता है, मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। देखो बहन, ये डर नॉर्मल है, लेकिन तुम अपनी लिमिट्स क्लियर कर दो। जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगता उसके लिए ना बोल दो। और हाँ, सेफ्टी के लिए सेफ वर्ड यूज करना मत भूलना। कई लोग सोचते हैं कि किंग्स और फेटिश सिर्फ फिजिकल होते हैं। नहीं यार, इमोशनल कनेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पार्टनर के साथ ट्रस्ट और कंफर्ट लेवल अच्छा होना चाहिए, तभी तुम नई चीजें एक्सप्लोर कर पाओगे। और हाँ, एक लास्ट टिप, अपनी किंग्स को एक्सप्लोर करने से पहले बेसिक सेक्स एजुकेशन जरूरी है। कंट्रासेप्शन, एसटीआईज और सेफ सेक्स प्रैक्टिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट यार। तो दोस्तों, आज हमने किंग्स और फेटिश के बारे में काफी कुछ जाना। याद रखें, ये सब नॉर्मल है। बस कंसेंट और सेफ्टी का ध्यान रखो। अपने पार्टनर से खुलकर बात करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी को जज मत करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे मेल करना ना भूलें, sexpertcookofman.com। और हाँ, अगली बार हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इंटीमेसी मेंटेन करने के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर और सेफ रहे। बाय बाय। और हाँ दोस्तों, हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगला एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि तब हम और भी दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। अलविदा। हेलो दोस्तों, मैं मीना और आज हम बात करेंगे सेक्स के टाइम पे होने वाले दर्द के बारे में। मैं जानती हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं पर किसी से बात नहीं कर पाते। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपको भी सेक्स या रिलेशनशिप से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे sexpertcookofm.com पर मेल कर सकते हैं। आपकी पहचान बिल्कुल प्राइवेट रहेगी। तो दोस्तों, सेक्स के टाइम पे दर्द होना एक मेडिकल प्रॉब्लम है। डॉक्टर की भाषा में इसे डिस्पेनुनिया कहते हैं। ये दर्द सेक्स से पहले, सेक्स के टाइम या फिर सेक्स के बाद भी हो सकता है। और ये प्रॉब्लम लड़कियों और लड़कों दोनों को हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को होती है। अब समझते हैं कि ये दर्द क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक। सबसे आम कारण है बॉडी का ठीक से तैयार ना होना। देखो, जैसे खाना खाने से पहले भूख लगना जरूरी है, वैसे ही सेक्स से पहले बॉडी का एक्साइट होना जरूरी है। जब बॉडी एक्साइट होती है तो प्राइवेट पार्ट्स में नेचुरल लुब्रिकेशन यानी चिकनाई बनती है। अगर ये नहीं बनती तो दर्द हो सकता है। कुछ और कारण भी हैं, जैसे इन्फेक्शन, बच्चे की डिलीवरी के बाद का दर्द, या फिर कोई बीमारी। कभी-कभी हार्मोन्स में बदलाव की वजह से भी ऐसा होता है, जैसे पीरियड्स के टाइम या मेनोपॉज के टाइम। मानसिक कारणों में सबसे बड़ा है टेंशन और डर। जब आप टेंस होते हैं तो नीचे की मसल्स भी टाइट हो जाती है, जिससे सेक्स के टाइम दर्द होता है। कई बार पुरानी बुरी यादें या नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से भी ऐसा होता है। और एक बड़ी बात, रिश्ते में प्रॉब्लम की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर आप और आपका पार्टनर एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते या फिर कंफर्टेबल नहीं है, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के तरीकों की। सबसे पहले तो ये समझ लें कि हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है और इसीलिए इलाज भी अलग अलग हो सकता है। कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे जरूरी है लुब्रिकेशन का इस्तेमाल। मार्केट में कई तरह के लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। आप वाटर बेस्ड या सिलिकॉन बेस्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जिसमें परफ्यूम या केमिकल ज्यादा हो वो ना लें। दूसरी बात, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। सेक्स से पहले फोरप्ले यानी रोमांस जरूरी है। इससे बॉडी धीरे धीरे एक्साइट होगी, नेचुरल लुब्रिकेशन बनेगा और मसल्स रिलैक्स रहेंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको कभी किसी ने नहीं बताई होंगी। सेक्स के टाइम दर्द की एक बड़ी वजह है सही टाइमिंग का ना होना। देखो, महिलाओं की बॉडी में एक नेचुरल साइकिल होता है। पीरियड्स के जस्ट बाद या ओव्यूलेशन के टाइम पर सेक्स ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। मेरे पास एक मेल आया, मैडम मैं पिछले 6 महीने से मैरिड हूँ और हर बार सेक्स के बाद 2 से 3 दिन तक दर्द रहता है। तो देखो, ये लॉन्ग टर्म दर्द की बात अलग है। इसकी वजह हो सकती है एंडोमेट्रियोसिस। ये एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग बाहर की तरफ बढ़ने लगती है। इसमें डॉक्टर से चेकअप बहुत जरूरी है। एक और प्रॉब्लम है पीसीओएस, जिसमें हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स, वेट गेन या एक्स्ट्रा बाल की प्रॉब्लम है तो पीसीओएस चेक करवाएं। और सुनो, दवाइयां भी दर्द की वजह बन सकती हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स, एंटी डिप्रेसेंट्स या कुछ एलर्जी की दवाएं। इनसे बॉडी में ड्राइनेस आ सकती है। अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर से पूछें कि क्या ये साइड इफेक्ट हो सकता है। एक बात जो कोई नहीं बताता, एलर्जी। हाँ, कंडोम से लेकर लुब्रिकेंट तक किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है। अगर सेक्स के बाद जलन, खुजली या रैशेस होते हैं तो ये एलर्जी का साइन है। लेटेक्स फ्री कंडोम या दूसरे ब्रांड का लुब्रिकेंट ट्राई करें। मानसिक स्वास्थ्य का भी बड़ा रोल है। डिप्रेशन और एंजाइटी से लिबिडो कम हो जाती है। इससे नेचुरल लुब्रिकेशन भी कम होता है। इसलिए मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। काउंसलिंग या थेरेपी से मदद मिल सकती है। प्रेगनेंसी के बाद भी कई औरतों को सेक्स में दर्द होता है। डिलीवरी के बाद बॉडी को रिकवर होने में टाइम लगता है। डॉक्टर की सलाह से 6-8 हफ्ते बाद ही सेक्स शुरू करें और शुरू में बहुत जेंटल रहें। कई लोग अजीब अजीब चीजें ट्राई करते हैं दर्द कम करने के लिए, जैसे नीम का तेल या एलोवेरा जेल। ये बिल्कुल गलत है, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। सिर्फ मेडिकल ग्रेड लुब्रिकेंट ही सेफ है। और एक गंभीर बात, अगर सेक्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो या बेहोशी जैसा महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। ये किसी सीरियस प्रॉब्लम का साइन हो सकता है। याद रखें, हर इंसान की बॉडी अलग होती है। किसी को कोई पोजीशन सूट करती है तो किसी को कोई जल्दी एक्साइट हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। इसलिए दूसरों से कंपेयर मत करो, अपनी बॉडी को समझो और उसका रिस्पेक्ट करो। अब कुछ बात करते हैं डील ब्रेकर्स की, मतलब वो चीजें जो अगर हो आपको तुरंत सेक्स रोक देना चाहिए। पहला, अगर आपको बीच में अचानक से तेज दर्द होने लगे। दूसरा, अगर नीचे से खून आने लगे। और तीसरा, अगर चक्कर या कमजोरी महसूस हो। इन केसेस में तुरंत रुकें और डॉक्टर को कॉल करें। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की बात बताती हूँ। साइंस कहता है कि 70% औरतों को सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं होता, उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। इसलिए सिर्फ पेनिट्रेशन पर फोकस करने की बजाय पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करें। अब एक और टिप, सेक्स के बाद की केयर पी करना बिल्कुल जरूरी है। इससे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचाव होता है। साथ ही नीचे की जगह को साफ पानी से धोएं। और हाँ, ऐसे में सेक्स के बाद तुरंत ठंडी हवा में ना बैठे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सेक्स के लिए बेस्ट टाइम है रात का, क्योंकि तब बॉडी रिलैक्स होती है, हार्मोन्स का लेवल सही होता है। लेकिन अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो सुबह भी ट्राई कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जल्दबाजी में काम ना करें। एक बात सेक्स टॉयज के बारे में, अगर आप इनका यूज करते हैं तो क्वालिटी का ध्यान रखें। सस्ते टॉयज से एलर्जी या इंफेक्शन हो सकता है और हर यूज के बाद अच्छे से क्लीन करें। अब कुछ बात करते हैं फूड की। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल लुब्रिकेशन बढ़ाते हैं, जैसे एवोकाडो, फैटी फिश, नट्स, सीड्स।
इन्हें डाइट में शामिल करें और पानी भी खूब पिए। डिहाइड्रेशन से भी दर्द हो सकता है। एक नई स्टडी में पता चला है कि स्ट्रेस से वेजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। इसलिए मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज से स्ट्रेस कम करें। ये आपकी सेक्स लाइफ के लिए भी अच्छा है। कई बार इन्फेक्शन होने की वजह गलत अंडरवियर या पैड्स हो सकते हैं। कॉटन के अंडरवियर पहने और पैड्स को टाइम पर चेंज करें। रात को सोते वक्त लूज कपड़े पहने ताकि एयर फ्लो अच्छा रहे। एक मिथ है कि वर्जिनिटी से जुड़ा। कई लोग कहते हैं कि हाइमन टूटने पर बहुत दर्द होता है। ये गलत है। अगर आप रिलैक्स हैं और प्रॉपर लुब्रिकेशन है तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। और एक सीरियस बात, पीरियड्स के दौरान सेक्स करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस साफ सफाई का ध्यान रखें और कंडोम यूज करें। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो ना करें। याद रखें, हेल्दी सेक्स लाइफ के लिए कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और पेशेंस जरूरी है। अपने पार्टनर से खुलकर बात करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो शर्म के मारे चुप मत रहे। हेल्प जरूर लें। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ और जरूरी बातें बताती हूँ जो आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकती है। पहली बात, मैंने देखा है कि कई कपल्स को ये नहीं पता कि फोरप्ले कितना टाइम होना चाहिए। साइंस कहता है कि कम से कम 20-25 मिनट का फोरप्ले होना चाहिए। ये टाइम बॉडी को प्रॉपर तरीके से तैयार होने में हेल्प करता है। दूसरी बात, कई लोगों को लगता है कि सेक्स के टाइम दर्द की शिकायत सिर्फ औरतें करती हैं। ये गलत है। मेरे पास कई मर्दों के मेल्स आते हैं जिनमें वो बताते हैं कि उन्हें भी दर्द होता है। इसकी वजह हो सकती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, फाइमोसिस या फिर कोई इन्फेक्शन। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, कई लोग पूछते हैं कि क्या मास्टरबेशन से सेक्स के टाइम दर्द कम हो सकता है? हाँ, ये सच है। मास्टरबेशन से आप अपनी बॉडी को बेहतर समझ सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। इससे आप अपने पार्टनर को भी बता सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है। एक बहुत जरूरी बात जो कोई नहीं बताता, अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं जैसे बीपी की या डायबिटीज की, तो ये भी सेक्स लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। कुछ दवाइयां वेजाइनल ड्राइनेस कॉज कर सकती हैं। इसलिए अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करें। कुछ स्पेशल एक्सरसाइज भी हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, जैसे स्क्वाट्स और पेल्विक टिल्ट। ये एक्सरसाइज पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है। स्ट्रॉन्ग पेल्विक मसल से बेटर कंट्रोल मिलता है और दर्द कम होता है। एक और टिप, कई लोग कहते हैं कि सेक्स के बाद बाथरूम जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। इससे यूटीआई का रिस्क कम होता है, लेकिन सेक्स से पहले बाथरूम जाना भी उतना ही जरूरी है। फुल ब्लैडर से पेल्विक एरिया में प्रेशर बढ़ता है जो दर्द को बढ़ा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका पार्टनर आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहा है या फोर्स कर रहा है तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक फॉर्म है। इसे इग्नोर मत करो। फैमिली या एक्सपर्ट की हेल्प लें। कुछ फूड्स की बात करें जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए अच्छे हैं, जैसे डार्क चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, केला, अखरोट। ये सब नेचुरल लुब्रिकेशन को बढ़ाते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर करते हैं। कुछ हर्बल रेमेडीज भी हेल्प कर सकती है, जैसे सौंफ की चाय या फिर तुलसी की चाय। ये स्ट्रेस कम करती है और बॉडी को रिलैक्स करती है। लेकिन ध्यान रहे, ये मेन ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। एक और टिप, शावर सेक्स के बारे में। कई लोग सोचते हैं कि पानी नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा। ये गलत है। पानी वेजाइनल लुब्रिकेशन को वॉश आउट कर सकता है, जिससे दर्द बढ़ सकता है। शावर में सेक्स करते वक्त भी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करें। लास्ट में एक प्रैक्टिकल टिप, अपने बेडरूम में एक मूड कैलेंडर रखें। इससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि किस दिन सेक्स ज्यादा कंफर्टेबल था और किस दिन दर्द ज्यादा हुआ। ये पैटर्न आपको और आपके डॉक्टर को प्रॉब्लम की असल वजह समझने में हेल्प करेगा। चलो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे sexpertcuckoo.fm.com पर मेल करें या कमेंट सेक्शन में लिखें। और हाँ, इस शो को 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं मीना और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर कपल के लिए जानना बहुत जरूरी है, ओरल सेक्स के बारे में। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आज हम इसके बारे में बिल्कुल सीधी और साफ बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप मुझे sexpertcuckoo.fm.com पर मेल कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो बेझिझक पूछें। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि ओरल सेक्स क्या होता है। जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के प्राइवेट पार्ट्स को मुंह से टच करता है या चूमता है, उसे ओरल सेक्स कहते हैं। ये एक नेचुरल चीज है जो दो पार्टनर्स के बीच प्यार और करीबी को बढ़ा सकती है। मैं जानती हूँ कि हमारे देश में इस बारे में खुलकर बात नहीं होती। लोग इसे गंदा या शर्म की बात समझते हैं, लेकिन असल में ये उतना ही नॉर्मल है जितना कि किसिंग या हक करना। बस जरूरत है इसे सही तरीके से समझने की। ओरल सेक्स 3 तरह का होता है। पहला, जब कोई पुरुष के प्राइवेट पार्ट को मुंह से टच करता है। दूसरा, जब कोई औरत के प्राइवेट पार्ट को मुंह से टच करता है। और तीसरा, जब कोई गुदा को मुंह से टच करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सेफ्टी। ओरल सेक्स से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे एचपीवी, हर्पीज या गोनोरिया। इसलिए प्रोटेक्शन जरूरी है। आप डेंटल डैम या कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में फ्लेवर वाले कंडोम भी मिलते हैं जो टेस्ट अच्छा बनाते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओरल सेक्स करने से पहले और बाद में अच्छी तरह से साफ करें। अगर कहीं कट लगा है या जख्म है तो उस टाइम ओरल सेक्स न करें, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आप एक से ज्यादा लोगों के साथ सेक्स करते हैं तो रेगुलर चेकअप कराते रहें। सूखापन न हो इसलिए लुब्रिकेंट यूज करें। अगर आप कंडोम या डेंटल डैम यूज कर रहे हैं तो पानी बेस का लुब्रिकेंट ही यूज करें। और भाई बहनों, ये सेफ्टी वाली बातें इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बाद में परेशानी होने से अच्छा है पहले ही सावधानी बरत लें। पार्टनर से बात करना भी उतना ही जरूरी है। दोनों को एक दूसरे से साफ साफ बात करनी चाहिए। अगर दोनों राजी नहीं है तो कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए। जो पसंद है और जो नहीं है वो बता देना चाहिए। अगर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही तो बिना डरे बोल देना चाहिए। पार्टनर की बॉडी लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। अगर वो हिचक रहा है या अनकंफर्टेबल लग रहा है तो रुक जाना चाहिए या धीरे धीरे करना चाहिए। किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि ओरल सेक्स से जुड़ी कुछ गलत धारणाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओरल सेक्स से कोई बीमारी नहीं होती। ये बिल्कुल गलत है यार। इससे भी बीमारियां फैल सकती हैं। बस सही प्रोटेक्शन के साथ ये सेफ हो जाता है। एक और बात जो लोग समझते हैं कि सिर्फ इंटरकोर्स से ही बीमारियां होती हैं, ये भी गलत है दोस्तों। जब भी बॉडी के फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है तब बीमारी का रिस्क होता है। इसलिए हर तरह के सेक्स में सावधानी जरूरी है। आगे बात करते हैं कि ओरल सेक्स को कैसे और ज्यादा मजेदार बनाया जा सकता है। सबसे पहले, धीरे धीरे शुरू करें। जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। पहले हल्के हल्के टच करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। इससे पार्टनर को कंफर्टेबल होने का टाइम मिलता है। सिर्फ मुंह से ही नहीं, हाथों का भी इस्तेमाल करें। दोनों को कंबाइन करने से प्लेजर और बढ़ जाता है। और हाँ, पार्टनर से पूछते रहें कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है। उनकी पसंद के हिसाब से चीजें करें। अब कुछ खास टिप्स लड़कियों के लिए। अपने बॉडी को समझना बहुत जरूरी है। जब आप खुद को समझेंगी तभी पार्टनर को बता पाएंगी कि आपको क्या अच्छा लगता है। और लड़कों के लिए टिप्स, पार्टनर को समझने की कोशिश करें। उनकी पसंद का ख्याल रखें। जब वो कुछ बताएं तो ध्यान से सुनें। ओरल सेक्स से कई फायदे भी होते हैं। इससे पार्टनर्स के बीच भरोसा और करीबी बढ़ती है। स्ट्रेस कम होता है, मूड अच्छा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक इमोशनल बॉन्ड बनाता है। और एक बात, कई लोग पूछते हैं कि क्या ये गंदी चीज है। बिल्कुल नहीं यार, ये उतना ही नेचुरल है जितना कि किसी को किस करना। बस सही तरीके से और सेफ्टी के साथ करना चाहिए। मेरी एक लिसनर ने पूछा, मैडम मेरा बॉयफ्रेंड ओरल सेक्स के लिए फोर्स करता है, क्या करूं? देखो बहन, कोई भी चीज फोर्स से नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो साफ मना कर दो। ये तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारा चॉइस है। एक और सवाल आया, क्या ये सेफ है? हाँ, अगर सही तरीके से किया जाए तो बिल्कुल सेफ है। बस प्रोटेक्शन यूज करो, साफ सफाई का ध्यान रखो और पार्टनर से बात करते रहो।
ओरल सेक्स में टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में ही मत करो, पहले फोर प्ले करो, मूड बनाओ, जब दोनों तैयार हो तभी आगे बढ़ो। और हाँ, बीच में कोई अजीब स्मेल या टेस्ट आए तो रुक जाओ, ये साइन है कि कुछ गड़बड़ है। अब फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट बातें करते हैं दोस्तों। देखो, ओरल सेक्स में कई ऐसी चीजें हैं जो लोग नहीं जानते और शर्म के मारे पूछ भी नहीं पाते। आज मैं वो सब डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं गैग रिफ्लेक्स की। कई लोगों को ओरल सेक्स के दौरान उल्टी जैसा फील होता है। ये एकदम नॉर्मल है यार। इसे कंट्रोल करने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। और पार्टनर को भी बताएं कि वो जोर जबरदस्ती न करे। एक और बड़ी बात है टेस्ट और स्मेल की। कई लोग इसकी वजह से ओरल सेक्स से डरते हैं। समझो यार, हर बॉडी का अपना नेचुरल टेस्ट और स्मेल होता है, लेकिन अगर कुछ बहुत अजीब लगे तो वो इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से चेक करवा लो। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या खाने पीने से टेस्ट बदलता है। हाँ यार, बिल्कुल बदलता है। जैसे पाइनएप्पल, संतरा या नींबू खाने से बॉडी फ्लूइड्स का टेस्ट थोड़ा स्वीट हो जाता है। वहीं गार्लिक, प्याज या बहुत स्पाइसी फूड से टेस्ट कड़वा हो सकता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। कितनी देर तक करना चाहिए? देखो भाई बहनों, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। जब तक दोनों को अच्छा लगे तब तक करो, लेकिन बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। जबरदस्ती लंबा टाइम करने से जौ में दर्द हो सकता है। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है थूक का ज्यादा बनना। ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। थूक बनना अच्छी बात है क्योंकि ये नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है। बस बीच बीच में पोंछ लेते रहो या टिश्यू पेपर पास रखो। अब कुछ एडवांस टिप्स। टेम्परेचर प्ले से ओरल सेक्स को और मजेदार बना सकते हो, जैसे मुंह में आइस क्यूब रखकर या गर्म चाय पीकर। ये अलग अलग सेंसेशन देता है, लेकिन पहले पार्टनर से पूछ लो, सबको ये पसंद नहीं आता। और एक टिप का मामला, कई लोग सोचते हैं कि टिप्स देना जरूरी है। नहीं यार, ये एक नेचुरल एक्ट है, इसमें जितना हो सके उतना दो। अगर ज्यादा दबाव में आओगे तो मजा किसी को नहीं आएगा। एक सीरियस बात, अगर किसी को मुंह या गले में इन्फेक्शन है तो ओरल सेक्स से दूर रहो। ये दूसरे पार्टनर को भी इन्फेक्ट कर सकता है। पहले ठीक हो जाओ, फिर एंजॉय करो। ये भी ध्यान रखो कि अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो एक्स्ट्रा केयर ले। इस टाइम इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। डेंटल डैम का इस्तेमाल जरूर करें। एक मजेदार बात, कई रिसर्च कहती है कि रेगुलर ओरल सेक्स से रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि इससे इंटीमेसी बढ़ती है, ट्रस्ट बढ़ता है और दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेहतर समझने लगते हैं। बहुत से कपल्स मुझसे पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान ओरल सेक्स सेफ है? हाँ, अगर डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो सेफ है। बस एक्स्ट्रा केयर लें और जेंटल रहें। एक लास्ट टिप, ओरल सेक्स के बाद किसिंग को लेकर कई लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, ये पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों को ये ठीक लगता है, कुछ को नहीं। दोनों पार्टनर्स को जो कंफर्टेबल लगे वो करो। और हाँ, अगर ओरल सेक्स के बाद कोई जलन या दर्द हो या कोई रैश आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलो। शर्म के मारे प्रॉब्लम को बढ़ने मत दो। आज का एपिसोड खत्म करने से पहले मैं फिर कहूंगी, सेक्स में सेफ्टी और कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। बिना प्रेशर के प्यार से और समझदारी से आगे बढ़ो। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो मुझे मेल करें। याद है ना, ईमेल आईडी sexpertcucufm.com। आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, बेफिक्र होकर पूछे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर और सेफ रहो। बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीना और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर लोग छुपा कर रखते हैं। बेडरूम में औरत और मर्द के रोल, क्या सही है क्या गलत। आज का शो खास होने वाला है क्योंकि हम समझेंगे कि पुराने विचार कैसे हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपके मन में सेक्स या रिश्तों से जुड़ा कोई सवाल है तो बेझिझक मुझे sexpertcucufm.com पर मेल कर सकते हैं। चाहे आप अपने पार्टनर को बेहतर समझना चाहते हो या कुछ और पूछना हो, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा मौजूद हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पिछले हफ्ते मेरे पास एक 28 साल की लड़की आई। शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन वो बहुत परेशान थी। जब मैंने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि उसे सेक्स में मजा नहीं आता। जब मैंने और गहराई से बात की तो पता चला कि वो अपने पति को अपनी इच्छाएं बता ही नहीं पाती। उसे लगता है कि अच्छी पत्नियां ऐसी बातें नहीं करती। यही है हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या। हम लड़कियों को बचपन से सिखाते हैं कि चुप रहो, शर्माओ, अपनी बात मत बताओ। और लड़कों को क्या सिखाते हैं कि तुम मर्द हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए, तुम्हें कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि डॉक्टर क्या कहते हैं। जब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के बीच खुली बातचीत नहीं होती तो दोनों के मन में कई सवाल और शंकाएं रह जाती हैं। मर्द सोचता है कि उसे सब पता होना चाहिए, इसलिए वो कभी पूछता नहीं कि उसकी पार्टनर को क्या पसंद है। औरत सोचती है कि उसे चुप रहना चाहिए, इसलिए वो कभी बताती नहीं कि उसे क्या अच्छा लगता है। अब आप ही सोचो, जब दो लोग एक दूसरे की जरूरतें ही नहीं समझेंगे तो रिश्ता कैसे मजबूत होगा। सेक्स सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं है, ये दो लोगों के बीच प्यार और भरोसे का एक गहरा रिश्ता है। मैं आपको एक और केस बताती हूँ। एक 32 साल का आदमी था जो हर वक्त सेक्स के लिए तैयार नहीं रहता था। उसकी पत्नी को लगता था कि शायद वो उसे प्यार नहीं करता और उसे लगता था कि वो एक कमजोर मर्द है। लेकिन सच्चाई क्या थी? वो ऑफिस में बहुत तनाव में था, थका हुआ रहता था। ये बिल्कुल नॉर्मल है कि कभी कभी किसी का मूड ना हो। दोस्तों, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो हमारी सेक्स ड्राइव को कंट्रोल करते हैं। जब हम तनाव में होते हैं, थके होते हैं या परेशान होते हैं तो ये हार्मोन्स कम काम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कमजोर है या प्यार नहीं करता। छोटे शहरों में तो यह समस्या और भी ज्यादा है। लोग सेक्स एजुकेशन के नाम पर सिर्फ गलत जानकारी फैलाते हैं। कहते हैं कि अगर लड़की सेक्स के बारे में बात करे तो वो बिगड़ी हुई है। अगर लड़का कहे कि आज मूड नहीं है तो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाते हैं। लेकिन यार, ये सब गलत है। साइंस कहती है कि हर इंसान अलग होता है। किसी को सुबह मूड होता है, किसी को रात को, किसी को रोज चाहिए, किसी को हफ्ते में 2-3 बार। कोई जल्दी एक्साइट हो जाता है, किसी को टाइम लगता है। ये सब नॉर्मल है। तो आज से एक वादा करें, अपने पार्टनर से खुलकर बात करें। उनसे पूछें कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं। अपनी बात भी बेझिझक बताएं। याद रखें, जो कपल्स एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं उनका रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपके रिश्ते को और भी खास बना सकती हैं। एक बार मेरी दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या औरतों को भी मर्दों की तरह सेक्स में मजा आता है। यार, ये कैसा सवाल है। बिल्कुल आता है, लेकिन समस्या ये है कि हम औरतों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बात करने की बात क्यों कर रही हूँ। क्योंकि यार, कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। मैंने हजारों कपल्स को देखा है जो एक दूसरे से खुलकर बात करते हैं वो बेडरूम में भी ज्यादा खुश रहते हैं। एक दिलचस्प बात बताती हूँ। डॉक्टर ने रिसर्च की है कि जब कपल्स सेक्स से पहले 20 मिनट बातें करते हैं तो उनका एक्सपीरियंस 70% बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि बातें करने से दिमाग रिलैक्स होता है, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ता है और शरीर नेचुरली तैयार होता है। अब बात करते हैं कुछ गलत धारणाओं के बारे में। बहुत लोग सोचते हैं कि सेक्स में सिर्फ पेनिट्रेशन ही सब कुछ है। यार, ये बिल्कुल गलत है। फोरप्ले यानी सेक्स से पहले की रोमांटिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है। इससे दोनों पार्टनर्स को मजा आता है, खासकर औरतों को, क्योंकि उनका शरीर धीरे धीरे एक्साइट होता है। एक और मिथ है कि मर्द को हमेशा टॉप पर होना चाहिए। अरे भाई, ये कौन सा नियम है? कोई भी पोजीशन सही है अगर दोनों को अच्छा लगे। और हाँ, औरत अगर टॉप पर हो या वो डोमिनेट हो तो इससे मर्द की मर्दानगी कम नहीं हो जाती। मैं आपको एक और केस स्टडी बताती हूँ। राहुल और प्रिया शादी के 5 साल बाद मेरे पास आए। प्रिया को लगता था कि राहुल उसे प्यार नहीं करता क्योंकि वो हमेशा जल्दी खत्म कर देता था। राहुल को लगता था कि वो फेल हो रहा है क्योंकि प्रिया को मजा नहीं आ रहा।
जब मैंने उनसे बात की तो पता चला कि दोनों एक दूसरे से कभी बात ही नहीं करते थे। राहुल को पता ही नहीं था कि औरतों को एक्साइट होने में टाइम लगता है और प्रिया को नहीं पता था कि कैसे अपनी जरूरतें बताएं। मैंने उन्हें समझाया कि सेक्स में टाइमिंग ही सब कुछ नहीं है। फोरप्ले, किसिंग, टचिंग, ये सब इतना ही जरूरी है और सबसे जरूरी है एक दूसरे से बात करना। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे को समझना शुरू किया और आज उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। याद रखिए, सेक्स में कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई रेस नहीं है कि कौन कितनी देर चला। ये प्यार का इजहार है, एक दूसरे को खुशी देने का जरिया है। इसलिए रिलैक्स रहें, एंजॉय करें और हाँ, बात जरूर करें। हमारे देश में एक और बड़ी समस्या है पोर्न के जरिए सेक्स एजुकेशन। यार, पोर्न रियल नहीं होता, वो एक्टिंग होती है जिसमें दोनों एक्टर्स को पैसे मिलते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, इसलिए अपनी सेक्स लाइफ को पोर्न से कंपेयर न करें। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। मैंने देखा है कि बहुत से कपल्स को लगता है कि सेक्स में कुछ नया करना या एक्सपेरिमेंट करना गलत है। यार, ये बिल्कुल गलत सोच है। अगर दोनों पार्टनर्स राजी हैं तो कुछ भी नया करने में कोई बुराई नहीं है। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस शेयर करती हूँ। सुनील और रोशनी को शादी के 7 साल हो गए थे। दोनों बोर हो रहे थे, हमेशा एक ही रूटीन, एक ही टाइम, एक ही तरीका। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गेम बनाया, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करने का। कभी नई जगह, कभी नया टाइम, कभी नई पोजीशन। बस एक ही रूल था, दोनों को कंफर्टेबल होना चाहिए। मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ। जब हम कुछ नया करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। इससे हमें खुशी मिलती है और हम एक्साइटेड फील करते हैं। इसीलिए नई चीजें ट्राई करना अच्छा होता है। अब कुछ बात करें ऑर्गेज्म की। बहुत से लोगों को लगता है कि हर बार ऑर्गेज्म होना जरूरी है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। कभी कभी बस इंटीमेट मोमेंट शेयर करना, एक दूसरे को फील करना, ये भी बहुत स्पेशल होता है। प्रेशर मत लो, फ्लो में बहो। एक मजेदार बात, क्या आप जानते हैं कि 80% औरतों को सिर्फ पेनिट्रेशन से ऑर्गेज्म नहीं होता, उन्हें क्लिटोरल स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। लेकिन कितने मर्द इस बारे में जानते हैं? बहुत कम। क्यों? क्योंकि हम बात ही नहीं करते। एक और टिप, कभी कभी सेक्स के बाद की बातें सेक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसे आफ्टर केयर कहते हैं। एक दूसरे को होल्ड करना, प्यार से बात करना, कुछ स्नैक्स शेयर करना, ये सब रिश्ते को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, एक बात और, अगर आपको लगता है कि आपकी सेक्स लाइफ में कुछ गड़बड़ है तो शर्म मत करो, डॉक्टर से मिलो। सेक्स थेरेपिस्ट इसीलिए होते हैं, वो आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हैं और प्रोफेशनल हेल्प देते हैं। और हाँ, कंडोम यूज करना कभी मत भूलो। ये न सिर्फ प्रेगनेंसी से बचाता है बल्कि एसटीडी से भी। और लड़कियों, बर्थ कंट्रोल सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये दोनों पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। आज का एपिसोड खत्म करने से पहले मैं एक लास्ट टिप देना चाहती हूँ। अपने पार्टनर से रोज प्यार का इजहार करो। छोटी छोटी चीजें, एक हग, एक किस, एक प्यारा मैसेज, इससे इंटीमेसी बढ़ती है और सेक्स लाइफ अपने आप बेहतर हो जाती है। दोस्तों, याद रखिए, हेल्दी सेक्स लाइफ का मतलब है दोनों पार्टनर्स की खुशी। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कोई सही गलत नहीं है। बस एक दूसरे से प्यार करो, रिस्पेक्ट करो और खुलकर बात करो। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, अपने सवाल मुझे ईमेल करना मत भूलिएगा। बाय बाय। आपकी साथी मीना आज फिर हाजिर है दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गेम के बारे में जो आपकी लव लाइफ में रंग भर देगी। सवाल जवाब का खेल, कैसे अपने पार्टनर यानी जीवन साथी के साथ मजेदार बातचीत करें। आज का एपिसोड उन सभी प्यार करने वालों के लिए है जो अपने रिश्ते में थोड़ी मस्ती और रोमांस लाना चाहते हैं। सबसे पहले एक जरूरी सूचना, अगर आपके मन में प्यार, मोहब्बत या रिश्तों से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप मुझे sexpertcuckoo.fm.com पर मेल कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप अभी नए रिलेशनशिप में हैं या पुराने में, मैं हर तरह के सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, आज के जमाने में हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि कई बार अपने साथी के साथ अच्छी बातचीत भी नहीं कर पाते। कभी मोबाइल में लगे रहते हैं, कभी टीवी में। इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने पार्टनर के साथ मजेदार तरीके से बात कर सकते हैं। ये गेम खेलने का तरीका बिल्कुल आसान है। बस आप और आपका साथी दोनों किसी शांत जगह पर बैठे। अगर आप चाहें तो थोड़ा माहौल अच्छा बना सकते हैं, जैसे मोमबत्ती जला लें, हल्का हल्का गाना लगा लें, या फिर बस एक कंफर्टेबल यानी आरामदायक जगह चुन लें जहां आप दोनों को अच्छा लगे। अब इस गेम का मुख्य नियम है कि आप दोनों बारी बारी से एक दूसरे से सवाल पूछेंगे। हर सवाल का जवाब सच्चाई से देना है, लेकिन साथ ही मजाक मस्ती भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस खेल में कुछ चीजें जोड़ सकते हैं, जैसे कुछ खाने पीने का सामान या फिर कागज की पर्चियां जिन पर सवाल लिखे हों। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बताती हूँ जो आप अपने साथी से पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ हल्के फुल्के सवालों से शुरुआत करेंगे, जैसे मैं जब पहली बार मिला था या मिली थी तब मेरे बारे में तुम्हें क्या सबसे ज्यादा अच्छा लगा था, या फिर अगर हम दोनों किसी सुनसान जगह पर अकेले होते तो तुम क्या करना चाहोगे। फिर धीरे धीरे हम कुछ रोमांटिक सवालों की तरफ बढ़ेंगे। यार, तुम्हारी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तुम मेरे साथ पूरी करना चाहते हो, या फिर अगर मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूं तो तुम क्या करोगे। ये सवाल थोड़े शरारती हैं, लेकिन प्यार में मजा लाने के लिए बिल्कुल सही है। और हाँ, कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो दिल की बात जानने में मदद करेंगे, जैसे हमारे रिश्ते में वो कौन सी बात है जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, या फिर तुम्हारे मन में कोई डर या चिंता थी जो हमारे प्यार की वजह से दूर हो गई। तो दोस्तों, देखिए कैसे छोटे छोटे सवालों से बड़ी बड़ी बातें पता चल जाती हैं। अरे यार, और भी मजेदार सवाल है मेरे पास, जैसे अगर हमारी लव स्टोरी की फिल्म बने तो उसका नाम क्या रखोगे, या फिर अगर तुम एक दिन के लिए मेरी जगह ले सको तो सबसे पहले क्या करोगे। ये सवाल हल्के हैं, लेकिन इनसे बहुत मजेदार बातचीत शुरू हो सकती है। अब मैं आपको कुछ और दिलचस्प सवाल बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक टिप, जब भी आप ये सवाल पूछे तो हंसते मुस्कुराते हुए पूछे, क्योंकि प्यार में सीरियसनेस नहीं, मस्ती होनी चाहिए। चलो, अब कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिनसे पता चले कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है। जैसे मैं जब ड्रेस पहनती हूँ या पहनता हूँ तो कौन सी ड्रेस में मैं तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगता हूँ या अच्छी लगती हूँ, या फिर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ। एक मजेदार सवाल ये भी हो सकता है, अगर मैं तुम्हारा फोन चेक करूंगा तो मुझे कौन सी ऐसी बात पता चलेगी जो मैं नहीं जानती। इस सवाल से थोड़ी शरारत तो होगी, लेकिन मजा भी आएगा। और हाँ, कभी कभी कुछ इमोशनल यानी भावनात्मक सवाल भी पूछने चाहिए, जैसे तुम्हें याद है हमारी पहली डेट कैसी थी, या जब तुम उदास होते हो तो मैं क्या करूं जिससे तुम्हें अच्छा लगे। दोस्तों, अब बताती हूँ कुछ ऐसे सवाल जो फ्यूचर प्लानिंग यानी भविष्य की योजना के बारे में है, जैसे अगर हम साथ में घूमने जाएं तो कहाँ जाना चाहोगे, या तुम्हारे हिसाब से 5 साल बाद हम कहाँ होंगे। और एक बहुत ही स्पेशल सवाल, अगर तुम मेरे लिए एक गाना चुनो तो कौन सा गाना चुनोगे। ये सवाल बहुत खास है क्योंकि इससे पता चलता है कि आपका पार्टनर आपको किस नजर से देखता है। कुछ फनी यानी मजाकिया सवाल भी जरूरी है, जैसे अगर मैं एक सुपर हीरो बन जाऊं तो तुम मुझसे क्या पावर मांगोगे, या अगर मैं एक जानवर होता तो कौन सा जानवर होता तुम्हारे हिसाब से। एक दिलचस्प सवाल ये भी है, तुम्हारी फैमिली में से मैं किसके जैसा हूँ। इस सवाल से आपको ये भी पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपको अपने परिवार का कितना करीब समझता है। और यार, कभी कभी कुछ नॉटी सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे तुम्हारे सपने में मैं कभी आती हूँ, या हमारा सबसे रोमांटिक मोमेंट कौन सा था अब तक। लेकिन ध्यान रहे, ये सवाल तभी पूछें जब आप दोनों कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है कि कोई सवाल थोड़ा ज्यादा पर्सनल है तो उसे छोड़ दें, क्योंकि रिलेशनशिप में सबसे जरूरी है एक दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना।
और जब आप ये गेम खेल रहे हो तो फोन को साइड में रख दें, क्योंकि ये वो समय है जब आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस आप और आपका पार्टनर। याद रखिए, इस गेम का मकसद है एक दूसरे को बेहतर समझना और रिश्ते में मजा लाना। इसलिए हर सवाल का जवाब दिल से दें, और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछने में शर्माए नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो इस गेम को और भी मजेदार बना सकती हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि इस गेम में जीत हार नहीं है, बस प्यार और मस्ती है। अरे यार, और एक मजेदार आइडिया है, आप इस गेम में वाइन या ड्रिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हर गलत जवाब पर एक सिप, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं पीना है, बस थोड़ी मस्ती के लिए। और अगर आप ड्रिंक नहीं करते तो कोई बात नहीं, सॉफ्ट ड्रिंक या जूस भी चल जाएगा। एक और मजेदार तरीका है, आप फोन का टाइमर लगा सकते हैं। हर सवाल का जवाब 30 सेकंड में देना है। टाइम खत्म हो गया तो आपको कोई टास्क करना पड़ेगा, जैसे डांस करना या गाना गाना। बस यार, मजा आ जाएगा। और सुनो, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तब भी ये गेम खेल सकते हैं। वीडियो कॉल पर बैठो और शुरू हो जाओ। दूर होने का मतलब ये थोड़ी है कि मस्ती नहीं कर सकते। कुछ कपल्स को लिखने में ज्यादा मजा आता है, तो आप चाहे तो व्हाट्सएप पर भी ये गेम खेल सकते हैं। हर एक घंटे में एक सवाल पूछो और जवाब दो, पूरे दिन चलेगा गेम और मजा भी आएगा। अब कुछ और स्पेशल सवाल बताती हूँ, जैसे हमारी लव स्टोरी में वो कौन सा मोमेंट था जब तुम्हें पक्का पता चला कि मैं ही तुम्हारे लिए बनी हूँ। ये सवाल थोड़ा फिल्मी है, लेकिन दिल को छू लेने वाला है। या फिर पूछो, अगर मैं एक सुपरस्टार होती तो किस स्टार जैसी होती। इस सवाल से पता चलेगा कि तुम्हारे पार्टनर की नजर में तुम कितने खास हो। और हाँ, कभी कभी कुछ सीरियस सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है, या तुम्हें किस चीज का सबसे ज्यादा डर लगता है। ये सवाल रिश्ते को और गहरा बनाते हैं। लेकिन याद रखो, अगर कोई सवाल का जवाब देने में आपका पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है तो उसे फोर्स मत करो। कभी कभी चुप रहना भी एक जवाब होता है। और एक बात, अगर कोई जवाब सुनकर आपको बुरा लगे तो तुरंत गुस्सा मत करो, शांति से बात करो, क्योंकि इस गेम का मकसद है एक दूसरे को समझना, लड़ाई झगड़ा करना नहीं। गेम खत्म करने से पहले एक प्यारा सा सवाल जरूर पूछो, आज का ये टाइम तुम्हें कैसा लगा। इससे आपको पता चलेगा कि आगे भी ऐसे गेम्स खेलने चाहिए या नहीं। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगी, कभी कभी छोटी छोटी बातों से बड़े बड़े रिश्ते बनते हैं, और ये सवाल जवाब का खेल ऐसी ही एक छोटी सी कोशिश है आपके रिश्ते को और खूबसूरत बनाने की। तो बस इतना ही दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, याद रहे, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे मेल करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए और प्यार करते रहिए। आपके साथ ही मीना हाजिर है, और आज का एपिसोड काफी स्पेशल है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्स लाइफ को और भी बेहतर बनाने के बारे में। आज का टॉपिक है सेक्सुअल फैंटेसीज, यानी यौन कल्पनाएं। मैं जानती हूँ कि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन साथ ही बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हम इंसानों को कल्पना करने की शक्ति ऊपर वाले ने दी है, और इसका इस्तेमाल अगर हम हर जगह करते हैं तो फिर सेक्सुअल लाइफ में क्यों नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताना जरूरी है। मुझे पता है कि आप इस शो को बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कई सारी जानकारी मिलती है। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मेरी द्वारा दी गई जानकारी को रोज ध्यान से सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं, पर आप अपना ये प्यार जाहिर नहीं करते। क्यों, सच कहा ना मैंने। अगर आप जाहिर करते तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखना नहीं भूलते कि ये शो आपको कैसा लग रहा है और कैसे आपके काम आ रहा है। आप में से कुछ दोस्त कमेंट सेक्शन में लिखते भी हैं, और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। पर वो दोस्त जो सिर्फ सुनते हैं और कमेंट सेक्शन में ये नहीं बताते कि उन्हें शो कैसा लग रहा है, या फिर शो को 5 स्टार की रेटिंग नहीं देते, उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर आप नहीं बताएंगे कि आपको शो अच्छा लग रहा है तो शो जल्द ही बंद हो जाएगा, और फिर मेरा और आपका साथ यहीं तक रह जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों, फैंटेसी या कल्पना क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। हमारे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो सपने हम देखते हैं, जो सीन्स हम इमेजिन करते हैं, यही फैंटेसी होती है। और जब ये विचार सेक्सुअल होते हैं तब इसे सेक्सुअल फैंटेसी या यौन कल्पना कहते हैं। यौन कल्पनाएं कई तरह की हो सकती हैं, कुछ रोमांटिक होती है, कुछ एडवेंचरस, और कुछ बिल्कुल सिंपल। कोई सोचता है कैंडल लाइट डिनर के बाद रोमांस का, तो कोई बीच पर सनसेट के टाइम इंटीमेट मोमेंट्स का, कोई सोचता है नए प्लेसेस पर इंटीमेसी का, तो कोई नई पोजीशंस या टेक्निक्स का। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक करीब 97% लोगों के मन में सेक्सुअल फैंटेसीज आती है। तो अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो घबराइए मत, ये एकदम नेचुरल है। असल में फैंटेसीज हमारे सेक्सुअल वेलनेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात करते हैं कि इन फैंटेसीज को पार्टनर के साथ शेयर करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला फायदा है इमोशनल कनेक्शन। जब आप अपनी दिल की बात, अपनी गहरी इच्छाएं शेयर करते हैं तो इससे ट्रस्ट बढ़ता है, आप दोनों एक दूसरे को और भी डीपली समझने लगते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है बेटर सेक्स लाइफ। जब आप अपनी फैंटेसीज शेयर करते हैं तो आप अपने पार्टनर को बता रहे होते हैं कि आपको क्या एक्साइट करता है। इससे आपकी फिजिकल इंटीमेसी और भी सेटिस्फाइंग हो सकती है। रिसर्च बताती है कि जो कपल्स अपनी फैंटेसीज शेयर करते हैं उनकी सेक्स लाइफ ज्यादा फुलफिलिंग होती है। एक और इंपॉर्टेंट बात, हर रिलेशनशिप में कभी ना कभी मोनोटनी आती है, रोज वही रूटीन, वही बातें। ऐसे में फैंटेसीज एक नई एनर्जी ला सकती हैं। और मजेदार बात यह है कि कभी कभी सिर्फ फैंटेसीज के बारे में बात करने से ही एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। इसे फोरप्ले का एक तरीका भी मान सकते हैं। साथ ही फैंटेसीज शेयर करने से कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती है। आप सीखते हैं कि अपनी डिजायर्स को कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे पार्टनर की फीलिंग्स को समझें, और कैसे एक दूसरे की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करें। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। कई लोगों को डर लगता है कि कहीं पार्टनर जज न कर दे, कुछ को लगता है कि उनकी फैंटेसीज बहुत वियर्ड है, कुछ को शर्म आती है, और कुछ को लगता है कि उनकी फैंटेसीज शेयर करने लायक नहीं है। इसलिए अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी कि कैसे अपनी फैंटेसीज को सेफ और कंफर्टेबल तरीके से शेयर करें। सबसे पहला टिप्स है राइट टाइमिंग और राइट एनवायरनमेंट चुनना। ऐसा टाइम और जगह चुनें जहां आप दोनों रिलैक्स्ड हो, जहां प्राइवेसी हो, और जहां बिना किसी इंटरप्शन के बात कर सकें। अब बात करते हैं कि फैंटेसीज को शेयर करने का सही तरीका क्या है। याद रखिए, शुरुआत हमेशा छोटी चीजों से करनी चाहिए। एकदम से अपनी वाइल्डेस्ट फैंटेसी शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप शुरुआत कर सकते हैं किसी मूवी सीन या बुक से, जैसे यार वो फिल्म में जो रोमांटिक सीन था वो कितना हॉट था, तुम्हें कैसा लगा। ध्यान रहे कि जब भी आप अपनी फैंटेसी शेयर करें तो पॉजिटिव तरीके से करें। कभी ये ना कहें कि हमारी सेक्स लाइफ में कुछ कमी है या तुम ये नहीं करते और इसका करती हो। इसकी जगह कहें मैं सोच रही थी कि हम कुछ नया ट्राई करें, क्या तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा। एक बहुत इफेक्टिव तकनीक है यस नो मे बी लिस्ट बनाना। इसमें आप और आपका पार्टनर दोनों अलग अलग लिस्ट बनाते हैं। 3 कॉलम बनाएं, हाँ, ना और शायद। फिर डिफरेंट फैंटेसीज को इन कॉलम में कैटेगराइज करें। जैसे यस कॉलम में वो सब डालें जो आप डेफिनेटली ट्राई करना चाहेंगे, मे बी में वो डालें जिनके बारे में आप ओपन हैं लेकिन श्योर नहीं है, और नो में वो डालें जो आपकी कंफर्ट जोन में नहीं है। एक इंटरेस्टिंग तरीका है रोल प्ले का। रोल प्ले मतलब कि आप कोई किरदार प्ले करें, जैसे आप दोनों अजनबी हैं और पहली बार मिल रहे हैं, या फिर डॉक्टर पेशेंट का रोल प्ले। ये एक सेफ तरीका है फैंटेसीज को एक्सप्लोर करने का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कंसेंट और बाउंड्रीज का ध्यान रखना। कंसेंट मतलब सहमति। कोई भी फैंटेसी तभी एक्सप्लोर करे जब दोनों पार्टनर्स फुली कंफर्टेबल हो। अगर किसी को थोड़ा भी अनकंफर्टेबल फील हो तो रुक जाए। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टनर किसी फैंटेसी के लिए रेडी नहीं होता। ऐसे में फोर्स या इमोशनल ब्लैकमेल बिल्कुल ना करें। समझे कि हर इंसान की कंफर्ट लेवल अलग होती है।
कोई चीज जो आपको एक्साइटिंग लगती है वो दूसरे को अनकंफर्टेबल कर सकती है। एक प्रैक्टिकल टिप्स है, फैंटेसीज को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करें, मतलब एक साथ सब कुछ नहीं, धीरे धीरे एक एक एलिमेंट ऐड करें। जैसे अगर आपकी फैंटेसी है आउटडोर सेक्स की, तो पहले बैल्कनी में किस करने से शुरू करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। सेक्सटिंग भी एक अच्छा तरीका है फैंटेसीज को एक्सप्रेस करने का, मतलब मैसेजेस के थ्रू अपनी डिजायर्स बताना, लेकिन ध्यान रहे कि सेक्सटिंग सेफ हो। कोई ऐसी फोटो या वीडियो ना भेजे जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और हाँ, ह्यूमर का इस्तेमाल करें, थोड़ी मस्ती मजाक से बात हल्की हो जाती है। जैसे कह सकते हैं, बेबी चलो आज कुछ नॉटी करते हैं, या देखो मैंने क्या सोचा है, हंसोगे तो नहीं ना। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि कई लोगों को लगता है कि उनकी फैंटेसीज बहुत वियर्ड है, लेकिन याद रखें वियर्ड कुछ भी नहीं होता। हर इंसान की इमेजिनेशन अलग होती है, बस ये ध्यान रखें कि आपकी फैंटेसी लीगल और कंसेंशुअल हो। एक और महत्वपूर्ण बात है टाइमिंग का ध्यान रखना। फैंटेसी शेयर करने के लिए इंटीमेट मोमेंट का ही वेट नहीं करना पड़ता। कभी कभी कैजुअल सेटिंग्स में बात करना ज्यादा आसान होता है, जैसे डिनर के टाइम या फिर लॉन्ग ड्राइव पे। इससे प्रेशर कम होता है और बात नेचुरली फ्लो करती है। कुछ कपल्स एरोटिक कंटेंट को साथ में देखना पसंद करते हैं, ये भी एक तरीका है अपनी प्रेफरेंसेस जानने का। आप एरोटिक लिटरेचर पढ़ सकते हैं या कोई सेंसुअल मूवी देख सकते हैं, फिर उस पर डिस्कशन कर सकते हैं कि क्या आपको पसंद आया और क्या नहीं। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फैंटेसी जर्नल का। इसमें आप अपनी फैंटेसीज को लिख सकते हैं, फिर जो फैंटेसीज आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती हैं उन्हें अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं। ये जर्नल प्राइवेट रख सकते हैं या पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। एक कॉमन सिचुएशन ये भी होती है कि कभी कभी पार्टनर की फैंटेसी आपको अनकंफर्टेबल कर दे। ऐसे में कैसे रिएक्ट करें? सबसे पहले जज मत करें, बिना गुस्सा किए या बिना मॉक किए शांति से बात करें। कह सकते हैं, मैं समझती हूँ ये तुम्हारी फैंटेसी है, लेकिन मैं इसके लिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्या हम कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढ सकते हैं? याद रखें फैंटेसी और रियलिटी में फर्क होता है। कई फैंटेसी सिर्फ फैंटेसीज के रूप में ही अच्छी लगती है, उन्हें रियलिटी में करने की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी को थ्रीसम की फैंटेसी हो सकती है, लेकिन वो रियलिटी में ये नहीं करना चाहती। इसमें कोई गलत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी हमारी फैंटेसीज टाइम के साथ चेंज होती है। जो फैंटेसी आज एक्साइटिंग लगती है वो कल बोरिंग लग सकती है, या फिर नई फैंटेसीज डेवलप हो सकती है। ये सब नेचुरल है, इसलिए कम्युनिकेशन चैनल हमेशा ओपन रखें। अब आगे बात करते हैं कि कैसे फैंटेसीज हमारी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकती है। जब आप अपनी फैंटेसीज को एक्सप्लोर करते हैं तो इससे सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन बढ़ती है। साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि जो कपल्स ओपनली अपनी फैंटेसीज के बारे में बात करते हैं उनकी सेक्स लाइफ में सैटिस्फैक्शन लेवल 40% तक ज्यादा होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि फैंटेसी से सिर्फ फिजिकल प्लेजर ही नहीं बढ़ता, बल्कि मेंटल सैटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। जब आप अपनी फैंटेसीज शेयर करते हैं तो आपके ब्रेन में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। डोपामिन वो हार्मोन है जो प्लेजर फील कराता है, और ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी रिलेशनशिप को और भी मजबूत बनाता है। रिसर्च के मुताबिक कई तरह की फैंटेसीज कॉमन होती हैं। बहुत से लोगों को रोल प्ले पसंद आता है, जहां वो अलग अलग कैरेक्टर्स बनकर इंटीमेट होते हैं। कुछ लोगों को नई जगहों पर इंटीमेट होने की फैंटेसी होती है, जैसे समुद्र के किनारे या किसी लग्जरी होटल में। कुछ कपल्स को डोमिनेंट सबमिसिव डायनामिक्स एक्सप्लोर करना पसंद होता है, जहां एक पार्टनर लीड करता है और दूसरा फॉलो करता है। लेकिन हर केस में कंसेंट सबसे जरूरी है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कुछ फैंटेसी सिर्फ कल्पना में ही अच्छी लगती है और उन्हें वहीं रखना चाहिए। जैसे पब्लिक प्लेसेस में इंटिमेसी की फैंटेसी ये लीगल है और इससे कानूनी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ये चेक करें कि आपकी फैंटेसी लीगल है, कंसेंशुअल है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में अक्सर सेक्सुअल स्पार्क कम हो जाती है। ऐसे में नई फैंटेसीज एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। कपल्स को मैं सजेस्ट करती हूँ कि वो हर महीने कुछ नया ट्राई करें। ये जरूरी नहीं कि कोई बड़ी बात हो, छोटी छोटी चीजें भी रिलेशनशिप में नई एनर्जी ला सकती है, जैसे नए तरीके से रोमांस करना या फिर नई जगह पर डेट पे जाना। कई बार पार्टनर्स की फैंटेसीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसे में बेहतर यही है कि आप दोनों मिलकर कोई मिडिल ग्राउंड ढूंढें। एक समय पर एक पार्टनर की फैंटेसी एक्सप्लोर करें, फिर दूसरे की, या फिर ऐसी कॉमन फैंटेसीज ढूंढें जो दोनों को कंफर्टेबल लगे। कपल्स के लिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया है फैंटेसी शेयरिंग का। आप एक प्राइवेट जगह बना सकते हैं जहां दोनों अपनी फैंटेसीज लिख कर रख सकते हैं, फिर जब दोनों कंफर्टेबल हो तब उन पर बात कर सकते हैं। इससे इनिशियल ऑकवर्डनेस भी कम होती है और कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है। अंत में मैं यही कहूंगी कि फैंटेसीज एक नेचुरल और हेल्थी चीज है। ये आपकी रिलेशनशिप को और भी मजबूत बना सकती है। बस ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन क्लियर हो, कंसेंट हो और सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। अगर आपके मन में इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल है तो आप मुझे sexpertcocofarma.com पर मेल कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखें, हेल्थी सेक्स लाइफ के लिए ओपन कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। अपना ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं मीना और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में कई लोगों के मेल आते हैं। हालांकि कुछ लोगों को इस टॉपिक पर बात करने में झिझक होती है, लेकिन आप ही बताओ दोस्तों, क्या आपके लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि हम अपने प्राइवेट पार्ट्स यानी गुप्तांगों की देखभाल कैसे करें? मुझे पता है आप सबसे रिलाते हुए अभी कह रहे होंगे कि बिल्कुल सही बात है मीना जी, इसके बारे में तो हम भी जानना चाहते हैं। तो चलिए मैं आज इसी टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी। और हाँ दोस्तों, मैं आपको सब कुछ एकदम साफ और सीधी भाषा में समझाऊंगी। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको ये शो अच्छा लगता है? क्या इसमें दी हुई जानकारी आपके काम आ रही है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जैसे मैं सारी बातें आपसे शेयर करती हूँ, वैसे ही ये जरूरी है कि आप भी मुझे बताएं कि आपको ये शो कैसा लगता है और किस तरह से आपके काम आ रहा है। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हमारे प्राइवेट पार्ट्स की देखभाल क्यों जरूरी है। देखो यार, ये हमारे शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होता है। यहाँ की स्किन यानी त्वचा ऊपर से देखने में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन होती है बहुत ज्यादा कोमल और संवेदनशील। और प्रॉब्लम क्या है, यहाँ नेचुरली मॉइस्चर यानी नमी रहती है, और जहाँ नमी होती है वहाँ बैक्टीरिया यानी कीटाणु पनप सकते हैं। और जब ये कीटाणु बढ़ते हैं तो इन्फेक्शन यानी संक्रमण हो सकता है। समझे ना? अब मैं आपको एक खास बात बताती हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज नहाने से सब साफ हो जाता है, लेकिन नहीं यार, इतना आसान नहीं है। जैसे आप अपने चेहरे के लिए स्पेशल केयर करते हो, वैसे ही प्राइवेट पार्ट्स को भी थोड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। लड़कियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विजाइनल पीएच का ध्यान रखना। अब पीएच क्या होता है, आसान भाषा में समझो। योनि में नेचुरली एक तरह का एसिड होता है जो हानिकारक कीटाणुओं को मारता है। अच्छी बात है ना? लेकिन अगर हम गलत प्रोडक्ट्स यूज करें तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन खराब हो जाता है। और मेरे भाई लोग, आप भी ध्यान से सुनो, पेनिस यानी लिंग की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। आगे की त्वचा के नीचे की सफाई बहुत जरूरी है। आगे की त्वचा को मेडिकल भाषा में फोरस्किन कहते हैं। अगर इसकी सफाई नहीं की तो वहाँ एक सफेद चीज जमा हो सकती है जिसे स्मेग्मा कहते हैं, और फिर इन्फेक्शन हो सकता है। रोज की सफाई के लिए कुछ फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है, बस हल्का साबुन और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, यानी ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बस इतना ही काफी है। और हाँ, कोई महंगे प्रोडक्ट्स या स्पेशल फेमिनिन वॉश की जरूरत नहीं है। एक और जरूरी बात, टॉयलेट के बाद की सफाई। लड़कियों के लिए आगे से पीछे की तरफ साफ करना है हमेशा। लड़कों के लिए पेशाब करने के बाद टिश्यू पेपर से हल्का सा पोंछ लें। छोटी सी बात है लेकिन बहुत फायदा करती है। और सुनो, एक आम गलतफहमी है कि प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा
हमेशा एकदम ड्राई यानी सूखा रखना चाहिए। नहीं यार, थोड़ी नमी तो नॉर्मल है, बस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए कॉटन यानी सूती के अंडरगारमेंट्स पहनो जो हवादार हो। सिंथेटिक यानी कृत्रिम कपड़ों में ज्यादा पसीना आता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की जो मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं। पहली प्रॉब्लम है खुजली और जलन। बहुत से लोग इससे परेशान रहते हैं लेकिन किसी से कहते नहीं। एक लड़की ने मुझे मैसेज किया, दीदी मुझे नीचे बहुत खुजली होती है, कभी कभी तो इतनी कि मैं क्लास में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती, क्या करूं? तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आम है और इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन कारण है फंगल इन्फेक्शन। ये क्या होता है? जब ज्यादा नमी की वजह से फंगस यानी एक तरह की फूफूंदी पनपने लगती है। इसमें खुजली के साथ साथ सफेद डिस्चार्ज भी हो सकता है और कभी कभी पेशाब में भी जलन होती है। इसका इलाज बहुत सिंपल है, डॉक्टर एंटी फंगल क्रीम या टैबलेट दे देते हैं, लेकिन ध्यान रहे खुद से मेडिसिन नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर से चेक करवाकर ही दवाई लें। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है बदबू। एक भाई ने मुझे पूछा, दीदी मैं रोज नहाता हूँ फिर भी प्राइवेट पार्ट से बदबू आती है, मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने में भी शर्म आती है। तो दोस्तों थोड़ी बदबू नॉर्मल है, हर इंसान के बॉडी की अपनी एक खास स्मेल होती है, लेकिन अगर बदबू ज्यादा है या अलग तरह की है तो ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। लड़कियों में अगर फिशी स्मेल आ रही है तो ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस का साइन हो सकता है। ये तब होता है जब वेजाइना में गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम डिस्चार्ज। लड़कियों के लिए ये एक बड़ी टेंशन होती है। एक लिसनर ने पूछा है कि दीदी मेरी पैंटी हर वक्त गीली रहती है, ये नॉर्मल है क्या? तो सुनो, हाँ थोड़ा डिस्चार्ज नॉर्मल है, ये बॉडी का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है। नॉर्मल डिस्चार्ज कैसा होता है? क्लियर या हल्का सफेद, बिना गंध का और पानी जैसा या थोड़ा गाढ़ा। लेकिन अगर डिस्चार्ज का कलर ग्रीन या येलो हो, बदबू आ रही हो या साथ में खुजली हो तो ये इन्फेक्शन का साइन है। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पीरियड्स के दौरान हाइजीन। बहुत सी लड़कियां इस टाइम एक्स्ट्रा केयर नहीं करती और फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या करें? पीरियड्स के टाइम हर 4-6 घंटे में पैड चेंज करें। रात को सोने से पहले फ्रेश पैड लगाएं। अगर टैम्पॉन यूज कर रही हैं तो 6-8 घंटे से ज्यादा एक ही टैम्पॉन नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि इससे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का खतरा हो सकता है। और हाँ, मेंस्ट्रुअल कप यूज करने वाली लड़कियों के लिए स्पेशल टिप, कप को हर 8-12 घंटे में खाली करें और अच्छे से साफ करें, लेकिन ध्यान रहे कप को सिर्फ साफ पानी से धोएं, कोई सोप या क्लीनर नहीं। अब एक और टॉपिक जो लोग अक्सर शर्म के मारे नहीं पूछते, स्विमिंग या बीच पर जाने के टाइम की केयर। एक लड़की ने पूछा है कि दीदी मैं स्विमिंग सीख रही हूँ लेकिन हर बार पूल से निकलने के बाद नीचे इन्फेक्शन हो जाता है, क्या करूँ? तो दोस्तों स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है जो हमारी बॉडी के नेचुरल पीएच बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और गीला स्विमसूट पहने रहने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करें? स्विमिंग के तुरंत बाद शॉवर लें और सूखे कपड़े पहन लें, गीला स्विमसूट में न बैठे। और हाँ, अगर पीरियड्स चल रहे हैं तो स्विमिंग से बचें क्योंकि इस टाइम इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होता है। एक और टिप जो बहुत जरूरी है, वैक्सिंग या शेविंग के टाइम की केयर। एक लिसनर ने पूछा है, यार मीना दीदी हर बार वैक्सिंग के बाद छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, क्या करूँ? तो सुनो, ये इनग्रॉन हेयर्स की वजह से होता है। इनग्रॉन हेयर्स क्या होते हैं? जब बाल अंदर की तरफ मुड़कर बढ़ते हैं, इससे छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं जो कभी कभी इन्फेक्टेड भी हो सकती हैं। इससे बचने के लिए वैक्सिंग या शेविंग से पहले एक्सफोलिएट करें यानी स्क्रब करें। इससे डेड स्किन हट जाती है और बाल आसानी से निकलते हैं, लेकिन हार्ड स्क्रब नहीं करना है, बस हल्का सा। शेविंग करते वक्त हमेशा बालों की दिशा में ही करें, उल्टी दिशा में नहीं। और नया रेजर यूज करें, पुराने रेजर से इन्फेक्शन हो सकता है। वैक्सिंग या शेविंग के बाद कोई टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है और टाइट कपड़ों से इरिटेशन हो सकती है। एक बहुत जरूरी बात, अगर आप बिकिनी एरिया में ब्लीच या हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। हाथ पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर देखें कि एलर्जी तो नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आएंगी। एक लड़के ने मुझे मेल किया, दीदी मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ, 8-9 घंटे बैठना पड़ता है, इससे नीचे बहुत पसीना और गंध आती है। यार ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, खासकर जो लोग लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं। ऑफिस वर्कर्स, कॉल सेंटर एम्प्लॉइज, ड्राइवर्स, सबको ये प्रॉब्लम होती है। तो क्या करें? सबसे पहले हर 2-3 घंटे में उठकर थोड़ा वॉक करें, इससे एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा। दूसरा, एक एक्स्ट्रा अंडरवियर ऑफिस में रखें, अगर ज्यादा पसीना हो तो लंच ब्रेक में चेंज कर लें। अब सुनो, एक मजेदार टिप, टैल्कम पाउडर का इस्तेमाल, लेकिन नॉर्मल पाउडर नहीं, एंटी फंगल पाउडर जो मेडिकल स्टोर्स में मिलता है। ये पसीने को सोख लेता है और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। एक लड़की ने पूछा, दीदी मैं स्कूल टीचर हूँ, क्लास में टॉयलेट जाने का टाइम नहीं मिलता, कभी कभी तो 4-5 घंटे होल्ड करना पड़ता है। यार ये बहुत गलत है, पेशाब होल्ड करने से यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। जब भी पेशाब आए जाना चाहिए। और हाँ, पानी कम पीने से बचें। कई लोग सोचते हैं कम पानी पिएंगे तो पेशाब कम आएगी, गलत। इससे बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाएगा जो और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एक बहुत सीरियस टॉपिक, पार्टनर से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस। एक शादीशुदा लड़की ने पूछा, दीदी जब भी हस्बैंड के साथ इंटीमेट होती हूँ उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता है। दोस्तों ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए दोनों पार्टनर्स को हाइजीन का ध्यान रखना जरूरी है। इंटीमेसी से पहले और बाद में साफ सफाई जरूरी है और अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो दोनों को डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। और आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस का असर भी प्राइवेट पार्ट्स पर पड़ता है। स्ट्रेस में हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है जिससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। याद रखिए, हेल्थी बॉडी के लिए हेल्थी माइंड भी जरूरी है। थोड़ा एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, हेल्थी डाइट लें, इससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी और इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। तो दोस्तों आज हमने बात की प्राइवेट पार्ट्स की केयर के बारे में। मैंने कोशिश की सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिए, शर्म की कोई बात नहीं है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से चेक करवाएं। और हाँ, अगर कोई सवाल है तो मुझे ईमेल करना ना भूलें sexpertcuckoo.com पर। मैं मीना, आपकी दोस्त और गाइड। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त मीना फिर से हाजिर हूँ आप सबके साथ सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी और बड़ी बात करने के लिए। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी के मन में सवाल पैदा करता है, ऑर्गेज्म यानी चरम सुख के बारे में। आज के एपिसोड में हम समझेंगे कि ऑर्गेज्म क्या होता है, कैसे होता है और इससे जुड़ी वो बातें जो आपको कोई नहीं बताता। और हाँ, हम इस बारे में बिल्कुल सीधी और साफ बात करेंगे बिना किसी शर्म या डर के। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, अगर आपके मन में सेक्स या रिलेशनशिप से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर मुझे sexpertcuckoo.com पर मेल कर सकते हैं। चाहे आपको अपने पार्टनर को खुश करना हो या फिर आप अपनी सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्गेज्म होता क्या है। जब हम सेक्सुअली उत्तेजित होते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हमारे पूरे शरीर में एक अलग ही तरह का सुख महसूस होता है, यही ऑर्गेज्म है। इस वक्त हमारे दिमाग से कुछ खास केमिकल्स निकलते हैं जो हमें बहुत अच्छा फील करवाते हैं। मजेदार बात यह है कि ऑर्गेज्म सिर्फ एक तरह का नहीं होता, लड़कियों में अलग अलग तरह के ऑर्गेज्म हो सकते हैं। जैसे सबसे आम है क्लिटरल ऑर्गेज्म, ये तब होता है जब क्लिटोरिस को छुआ जाता है।
ये जगह इतनी सेंसिटिव होती है कि बस थोड़ा सा छूने से ही प्लेजर महसूस होता है। फिर होता है वो ऑर्गेज्म जो अंदर की तरफ से होता है, जिसे वैजिनल ऑर्गेज्म कहते हैं। कई लड़कियां कहती हैं कि ये एकदम अलग फीलिंग होती है, जैसे पूरे शरीर में एक वेव सी दौड़ जाती है। और एक स्पेशल पॉइंट होता है जिसे जी स्पॉट कहते हैं। यहाँ से होने वाला ऑर्गेज्म बहुत ही जबरदस्त होता है। कई लड़कियां तो कहती हैं कि इससे उन्हें स्टार्स दिखने लगते हैं। अब सबसे मजेदार है ब्लेंडेड ऑर्गेज्म, यानी जब बाहर और अंदर दोनों जगह से एक साथ प्लेजर मिले। ये तो एकदम धांसू कॉम्बिनेशन है, जैसे दो आइसक्रीम का डबल स्कूप। लड़कों में भी अलग अलग तरह के ऑर्गेज्म होते हैं। सबसे कॉमन है वो जो पीनस के थ्रू होता है, पर एक स्पेशल ऑर्गेज्म होता है प्रोस्टेट से, जिसे पी स्पॉट ऑर्गेज्म कहते हैं। कई लड़के कहते हैं कि ये एकदम नया सा एक्सपीरियंस होता है। और हाँ, कुछ लोग फुल बॉडी ऑर्गेज्म भी फील कर सकते हैं। इसमें पूरे शरीर में प्लेजर का एहसास होता है, बिल्कुल मसाज जैसा। बस थोड़ी प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑर्गेज्म के वक्त हमारे शरीर में क्या होता है। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हमारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और पूरे बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग होती है। ये सब नॉर्मल है और इससे डरने की कोई बात नहीं। ऑर्गेज्म के टाइम पर हमारे दिमाग से कुछ स्पेशल केमिकल्स निकलते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स हमें रिलैक्स करते हैं और स्ट्रेस को कम करते हैं। इसीलिए ऑर्गेज्म के बाद नींद अच्छी आती है और मूड भी अच्छा रहता है। दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि हर इंसान का ऑर्गेज्म अलग होता है। कुछ लोगों को जल्दी हो जाता है, कुछ को देर में, कुछ लोग जोर से आवाज निकालते हैं, कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं। कोई सही या गलत नहीं है, जैसा आपको नेचुरल लगे वैसा ठीक है। अब बात करते हैं कि ऑर्गेज्म तक पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। कई लोगों को टेंशन होती है कि उन्हें ऑर्गेज्म नहीं होता या देर से होता है। यार, ये एकदम नॉर्मल है। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से, कभी थकान की वजह से, या फिर कुछ मेडिसिन की वजह से ऐसा हो सकता है। एक कॉमन प्रॉब्लम ये भी है कि कई लोग सोचते हैं कि हर बार सेक्स में ऑर्गेज्म होना जरूरी है। बिल्कुल नहीं यार, सेक्स का मजा सिर्फ ऑर्गेज्म में नहीं है, पूरा जर्नी मजेदार होना चाहिए। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ जो ऑर्गेज्म को और बेटर बना सकती है। सबसे पहले, रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। जब आप टेंशन में होंगे तो मजा कमाएगा। दूसरा, फोरप्ले को इग्नोर मत करो, जल्दबाजी में मजा किसी को नहीं आता। और हाँ, कुछ लोग सेक्स टॉयज का यूज करते हैं ऑर्गेज्म के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस ध्यान रखें कि सही जगह से खरीदें और हाइजीन का ख्याल रखें। क्या आप जानते हैं कि एक्सरसाइज करते वक्त भी कुछ वुमेन को ऑर्गेज्म हो सकता है? इसे कोरगेज्म कहते हैं। ये खासकर तब होता है जब आप एबीएस या कोर मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। यार, जिम में ध्यान रखना। एक और मजेदार फैक्ट, स्लीप ऑर्गेज्म्स भी होते हैं। कई लोग सोते में ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस करते हैं बिना किसी फिजिकल स्टिमुलेशन के। इसे नॉक्टर्नल ऑर्गेज्म कहते हैं। अब बात करते हैं पोजीशंस की। मिशनरी पोजीशन में जी स्पॉट स्टिमुलेशन ज्यादा अच्छा होता है। वुमन ऑन टॉप में वुमन को कंट्रोल ज्यादा मिलता है और वो अपनी स्पीड सेट कर सकती है। डॉगी स्टाइल में डीप पेनिट्रेशन होता है, जो सर्विकल ऑर्गेज्म के लिए बेस्ट है। कुछ कपल्स में एक पार्टनर को जल्दी ऑर्गेज्म हो जाता है और दूसरे को टाइम लगता है। इसके लिए एक टेक्निक है एजिंग। इसमें जब आप ऑर्गेज्म के करीब हो तो रुक जाओ, थोड़ा ब्रेक लो, फिर स्टार्ट करो। इससे ऑर्गेज्म और स्ट्रांग होता है। एक नई रिसर्च के मुताबिक जो कपल्स साथ में शावर लेते हैं उनकी सेक्सुअल केमिस्ट्री बेहतर होती है। पानी की गर्मी से मसल्स रिलैक्स होते हैं और टच सेंसिटिविटी बढ़ती है। टेंपरेचर का भी इफेक्ट होता है ऑर्गेज्म पर। रूम टेंपरेचर थोड़ी वार्म हो तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, इसीलिए विंटर में सेक्स के पहले रूम को थोड़ा गर्म कर लें। ब्रीदिंग का भी बड़ा रोल है। डीप ब्रीदिंग से ऑर्गेज्म और इंटेंस हो सकता है। जब आप क्लाइमैक्स के करीब हो तो डीप ब्रेथ्स लें। कुछ लोग तो टैंट्रिक सेक्स प्रैक्टिस करते हैं जिसमें स्पेशल ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज होती है। अब कुछ नई रिसर्च की बात करते हैं। साइंटिस्ट ने पाया है कि राइट साइड ऑफ ब्रेक समय के साथ कपल्स का सेक्सुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होता है। एक स्टडी के मुताबिक जो कपल्स 15+ ईयर्स से साथ हैं, उनमें सिमल्टेनियस ऑर्गेज्म ज्यादा कॉमन है। याद रखें, हर नई चीज ट्राई करने से पहले पार्टनर से बात करें। कंसेंट और कम्युनिकेशन से ही रियल प्लेजर मिलता है। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि मास्टरबेशन से ऑर्गेज्म कमजोर हो जाता है। ये बिल्कुल गलत है। मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और इससे आप अपनी बॉडी को बेटर समझ सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या एक से ज्यादा ऑर्गेज्म हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसे मल्टीपल ऑर्गेज्म्स कहते हैं। ये ज्यादातर वुमेन में होता है, लेकिन कुछ मेन भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस और पेशेंस की जरूरत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में जो लोग ऑर्गेज्म के बारे में सोचते हैं। सबसे बड़ी मिथ है कि जिसको ऑर्गेज्म नहीं होता वो एबनॉर्मल है। यार, ये बिल्कुल बकवास है। हर इंसान का बॉडी अलग होता है और हर किसी को अलग अलग टाइम लगता है। कई लोग सोचते हैं कि ऑर्गेज्म के टाइम पर दोनों पार्टनर्स को एक साथ फील होना चाहिए। फिल्मों में तो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत रेयर होता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ऑर्गेज्म से हेल्थ को भी फायदा होता है। इससे इम्यूनिटी बेटर होती है, स्ट्रेस कम होता है और नींद भी अच्छी आती है। गर्ल्स को पीरियड्स के टाइम में पेन रिलीफ में भी हेल्प मिलती है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। रोज की लाइफस्टाइल भी ऑर्गेज्म को अफेक्ट करती है। जैसे अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हैं तो ऑर्गेज्म बेटर हो सकता है। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या एज के साथ ऑर्गेज्म वीक हो जाता है? नहीं यार, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन प्लेजर कम नहीं होता। बस अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन रखो और एक्सपेरिमेंटिंग करते रहो। देखो फ्रेंड्स, सेक्स और ऑर्गेज्म के बारे में इतनी सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोग तो इस बारे में बात करने में भी शर्माते हैं, लेकिन याद रखो, ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। जैसे भूख लगना, प्यास लगना नेचुरल है, वैसे ही सेक्सुअल फीलिंग्स भी नेचुरल है। मैं आपको एक और टिप देती हूँ। कभी-कभी मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती है। जब माइंड रिलैक्स होता है तो बॉडी भी बेटर रिस्पॉन्ड करता है। और हाँ, म्यूजिक भी मूड को बेटर बना सकता है। एक लास्ट और इंपॉर्टेंट बात, कंसेंट बहुत जरूरी है। चाहे कोई रिलेशनशिप में हो या कैजुअल हो, दोनों पार्टनर्स की हाँ जरूरी है। और अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करे तो उसे रिस्पेक्ट करो। दोस्तों, आज हमने ऑर्गेज्म के बारे में बहुत सी बातें जानी। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। आप अगर किसी खास टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो भी लिखें। याद रखिए, हर इंसान यूनिक है और हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। कोई कंपैरिजन मत करो और अपने बॉडी को समझने की कोशिश करो। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे मेल करना मत भूलना। आपका सवाल दूसरों की भी हेल्प कर सकता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और स्टे सेफ। और लास्ट में एक रिमाइंडर, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या कोई कंसर्न है तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना ना भूलें। ये शो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, नॉर्मल वही है जो आपको कंफर्टेबल लगे। बाय बाय।